दोस्तों 2 लेक्चर हो चुके हैं अभी तक हमारे बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर और ये हमारा थर्ड लेक्चर है। तो इसके अंदर में स्टार्टिंग के अंदर में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके के बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन आता है 2020 वाले क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन 2020 के आएंगे पहले। इसके अंदर पूछा गया इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट एडवांसेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र इज़ यूज्ड फॉर। तो टर्म थी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है उसके ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछा गया। 4 इसमें ऑप्शन दिए थे। तो अब इनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे इनको सॉल्व करना चाहिए और किस टाइप की ये क्वेश्चन है, उनके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये यहाँ पे आप इनको देख लो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको जस्ट आपने देखना है, उसके बाद में जो आप आने वाली वीडियो होंगी उनको आप ढंग से देखोगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर इनकी अप्रोच कैसी होती है क्वेश्चन की, और इसके अंदर में जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो हम चीज़ें बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2020 का ही है। इसके अंदर पूछा गया था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल दैट प्रोड्यूस एग एंड स्पर्म ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। तो आपने हर स्टेटमेंट पढ़ी नहीं होगी, लेकिन उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसका मतलब कैसे निकालेंगे, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आंसर किसी क्वेश्चन को आंसर करना ये भी एक टेक्निक होती है, इसको भी आपको समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, एक तरीके का स्किल होता है यूपीएससी में। सेकंड था द पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। थर्ड था इसके अंदर में ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कैन बी इंजेक्टेड इनटू एम्ब्रायो ऑफ अ पिग। तो ये सारी जो आप यहाँ पे बोलेंगे, इन चीज़ों को हम कुछ चीज़ों को डिस्कस भी कर चुके हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आप सोचोगे कि इन चीज़ों को कहाँ डिस्कस किया, तो वो मैं आपको बताऊँगा जब इनको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इनको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारे पास में 2019 का क्वेश्चन है। इसके अंदर में पूछा गया विद रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट इन साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ये पूछा गया, 4 ऑप्शन दिए गए थे, आपको सेलेक्ट करना था कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकता है, इनकरेक्ट हो सकता है, इनकरेक्ट सेलेक्ट करना था। तो इसको कैसे करना था वो भी हम देखेंगे। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीज़न फॉर अक्रेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजन इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन को ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इनको सॉल्व कैसे करेंगे, बिकॉज ऑप्शन आपको देखेंगे ऐसी लगेंगी कि काफ़ी अजीब हैं, ये हमने पहले डिस्कस नहीं की। फर्स्ट थी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल टेकिंग इनकरेक्ट डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स टू क्योर डिजीज यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइफ स्टॉक फार्मिंग मल्टीपल क्रॉनिक डिजीज इन सम पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन था कैश 9 प्रोटीन ऑफन मेंशन इन न्यूज़, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो उसके अंदर में 4 ऑप्शन दिए गए थे। फिर आता है हमारे पास में RNA इन्फरेंस टेक्नोलॉजी हैज़ गेन पॉपुलैरिटी इन रिसेंट ईयर्स, वाई। इट इज़ यूज टू डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग थेरेपीज। It can be used in developing therapy for treatment of cancer. It can be used to develop hormone replacement therapy, and it can be used to produce crop plants that are resistant to virtual pathogens. तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना था। फिर आता है हमारे पास में कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म समटाइम्स इन न्यूज़। तो यहाँ पे बोला गया फर्स्ट बेले 2 एक्सपेरिमेंट किस कंटेक्स्ट में है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी किस कंटेक्स्ट में है, 2018 का क्वेश्चन है। फिर था विद रेफरेंस टू जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड डेवलप्ड इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। GM mustard has the gene of soil bacterium that give the plant the property of pest resistant to wide variety of pest. Second था GM mustard has the gene that allow the plant cross pollination and hybridization. GM mustard has been developed jointly by IARI एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको क्वेश्चन के अंदर में सब चीज़ों को पता होने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन एक आधी चीज़ पता हो उससे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, अगर मेन चीज़ें आपको पता है तो। फिर 3D प्रिंटिंग के बारे में 2018 के अंदर क्वेश्चन था, किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर में ऑप्शन दिए थे इसके अंदर में। फिर एप्लीकेशन पूछी थी सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी की, उसमें 4 ऑप्शन में सेलेक्ट करना था। अब आप देख सकते हो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास में प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र के बारे में। फिर आता है विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया हाउ कैन द टेक्निक जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफन सीन इन न्यूज़ बी यूज्ड। तो जीन सीक्वेंसिंग की क्या यूज़ हो सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर में। जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर फॉर डिजीज रेजिस्टेंस एंड ड्रॉट टॉलरेंस इन वेरियस क्रॉप्स। दिस टेक्निक हेल्प इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। थर्ड था इट कैन बी यूज टू डेसिफर द होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप इन क्रॉप्स। तो इसके बारे में क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, तो इनको भी हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे किस तरीके से सॉल्व किए जाने चाहिए और इनका क्या मतलब होता है। लेकिन इसकी टेंशन मत लेना, जैसे हमारी बायोटेक्नोलॉजी खत्म होगी उसके बाद में हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे इनको, ताकि आप बार बार रिवाइज भी कर सको, प्री के भी और मेंस के क्वेश्चन भी। फिर था इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स द टर्म ट्रांसक्रिप्टोम समटाइम्स इन न्यूज़ रेफर टू। 4 ऑप्शन सेलेक्ट करना था ट्रांसक्रिप्टोम, तो डेफिनेशन पूछी गई थी।
तो इसी तर्ज के ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हमने पीछे प्रोबायोटिक्स डिस्कस किया, तो इस तरीके से पूछ सकते हैं प्रोबायोटिक टर्म समटाइम्स इन न्यूज़ रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, नेक्स्ट था हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर पूछा गया इन टेक्निक के बारे में, देखिए बडिंग ग्राफ्टिंग फ्रूट के अंदर में साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी जीन साइलेंसिंग, इनमें से कौन सी ट्रांसजेनिक क्रॉप क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये भी अगर आपको बेसिक क्लियर हो, बेसिकली ये भी एनसीईआरटी और ये भी एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन है। फिर हमारे पास में फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के लिए पूछा गया था, ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसको मैं बाद में बताऊंगा कि ये क्यों यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट था रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अलाउ जीन टू बी ट्रांसफर्ड। आरडीएनए टेक्नोलॉजी में जीन कहाँ कहाँ से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट से किया जा सकता है, एनिमल टू प्लांट किया जा सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिज्म किया जा सकता है। ये 2012 का क्वेश्चन था। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था विद रेफरेंस टू स्टेम सेल फ्रीक्वेंटली सीन इन न्यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है स्टेम सेल कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम मैमल ओनली, स्टेम सेल कैन बी यूज फॉर स्क्रीनिंग न्यू ड्रग्स, स्टेम सेल कैन बी यूज फॉर मेडिकल थेरेपीज। ठीक है, तो 2012 में पूछा गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि बायोटेक्नोलॉजी से पूछे गए। जैसा हम देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का ट्रेंड जो कि 2015 से इंक्रीज़ हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। 30% आप मान सकते हो, 20 to 30% हमारा साइंस का पोर्शन जो है बायोटेक्नोलॉजी कवर कर रही है, और इनको सॉल्व करना ईजी होता है। अगर जैसे मान लो 3 क्वेश्चन है, कई बार काफ़ी टफ क्वेश्चन आ जाता है, अदरवाइज़ इनको सॉल्व करना ईजी होता है। थोड़ी टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है जिसको हम स्टडी करेंगे जब हम इनके बारे में देखेंगे। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमने स्टेम सेल को डिस्कस किया था। उसके बाद हमारे पास में क्लोनिंग, जीन एडिटिंग, जीन थेरेपी, क्रिस्पर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, 3 पेरेंट बेबी, सरोगेसी को बाद में देखेंगे हम। सरोगेसी को देखेंगे हम इसके साथ, फिंगरप्रिंटिंग बिल के साथ में देखेंगे, क्योंकि ये बिल के अंदर आ रहे हैं दोनों, ये भी बिल और सरोगेसी वाला भी, तो इनके बारे में हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, 3D प्रिंटिंग, आरडीएनए टेक्नोलॉजी जिसमें जीएम ट्रांसजेनिक आ जाएंगी। तो ये सब चीज़ें आएंगी। इनके अंदर में काफ़ी ज़्यादा बेसिक और मतलब काफ़ी प्रिंसिपल ओरिएंटेड ये टॉपिक होंगे, इनको आपको समझना पड़ेगा। और इनके अंदर में करंट अफेयर काफ़ी कम होंगे, बट इनके अंदर में कुछ डेवलपमेंट हुई हैं, उन करंट अफेयर वगैरह को मैं कवर करूँगा। और ये वाली जो क्लोनिंग, जीन एडिटिंग, जीन थेरेपी, ये मैंने काफ़ी अच्छे से करवाई थी लास्ट सीरीज़ के अंदर में, काफ़ी अच्छे से मैंने एक वीडियो इनके लिए बनाई थी। तो मैंने उन सबको कोलैबोरेट किया हुआ है, बीच में से काट के सब लोगों को ज्वाइन करके, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन सबको यहाँ से कवर किया हुआ है। तो इसके बाद वो वीडियो स्टार्ट होंगी, तो वन आफ्टर अदर इनको ज्वाइन करके उसमें डाला हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इनके करंट अफेयर आपको करवाऊँगा, जैसे अगर क्लोनिंग से कोई रिसेंट के अंदर में कोई क्लोन वगैरह है और उसके बारे में, जीन थेरेपी, इसके जीन थेरेपी का कोई यूज़ किया हुआ है रिसेंट में, उसके बारे में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इनके करंट अफेयर वगैरह करवाऊँगा। और उसके बाद में फिर हमारे टर्म्स बचेंगी इसके अंदर में। फॉरेंसिक साइंस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए बिल जो आया हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और यहाँ पे गोल्डन राइस के बारे में सर्च करेंगे, गोल्डन राइस को अप्रूवल दिया था बांग्लादेश के द्वारा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से कंटिन्यू आप कर सकते हो, इन चीज़ों को आगे देख सकते हो। रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो एंटी माइक्रोब, माइक्रोब क्या होते हैं, माइक्रोब होते हैं छोटे ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, वायरस और कुछ अदर पैरासाइट, इसमें प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं। तो ये कुछ माइक्रोब्स होते हैं, वो एंटीबायोटिक्स और जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग होती हैं, मतलब इनको मारने वाली जो ड्रग होती हैं, उनके खिलाफ इनमें पावर्स पैदा हो जाती हैं, मतलब उनसे मरते नहीं है, रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं उसको। तो उस चीज़ को बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी, ये एबिलिटी है किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ह्यूमन की नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ पैरासाइट, टू स्टॉप एंटी माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल जो ड्रग्स होती हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटी वायरल ड्रग्स होती हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स होती हैं, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। तो एंटी प्रोटोजोन जो ड्रग्स होती हैं वो इनके खिलाफ वर्क करना खत्म कर देती हैं, तो ये पावर डेवलप कर लेते हैं उनके खिलाफ में, उस स्टेट को बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसका एक छोटा सब पार्ट है, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वो ज़्यादा हाईलाइटेड है क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है हमें अभी। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है हमारा, वो इसका सब पार्ट है। एंटी वायरल रेजिस्टेंस भी है हमारे पास, ठीक है, एंटी प्रोटोजोन रेजिस्टेंस भी है। तो हम छोटे सेगमेंट को देखेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो कि हाईलाइटेड होता है। तो एंटी माइक्रोबियल हमने समझ लिया, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, हर जगह फैली हुई है, क्योंकि एक तो एक प्लेस के अंदर अगर मान लो कोई बैक्टीरिया रेजिस्टेंट डेवलप कर गया, एक ह्यूमन के अंदर चला गया वो, अब जब ह्यूमन ट्रैवल करेगा यूएसए से
इंडिया के अंदर में, तो वहाँ से ये फैलेगा भी, तो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, हर जगह आ रही है। नेक्स्ट आता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का सब पार्ट है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसके अंदर हम जो मेडिसिन यूज़ करते हैं बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, और सम टाइम प्रोटोजोआ होगा यहाँ पे, ठीक है, ये गलत हो गया है, जो स्लाइड मिलेंगे आपको उसके अंदर करेक्ट कर दूंगा, सम टाइम प्रोटोजोन्स। तो उनके जो हमारे बैक्टीरिया और प्रोटोजोन हैं वो मोस्टली बैक्टीरिया ही होते हैं इसके अंदर, कुछ टाइम प्रोटोजोन के लिए भी दे दिए जाते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं जिनके खिलाफ एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है वो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, वो उससे मरते नहीं हैं, तो उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब बैक्टीरिया नॉट ह्यूमन बीइंग और एनिमल बिकम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, तो मतलब बैक्टीरिया बन रहे हैं इसके अंदर। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर आता है कि ह्यूमन बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट कौन होते हैं? बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया इन्फेक्ट करते हैं उसके बाद में ह्यूमन को, एनिमल को, और उसके बाद मान लो आपको इफेक्ट कर दिया किसी बैक्टीरिया ने, तो जब आप एंटीबायोटिक लोगे अपने शरीर के अंदर में तो वो अफेक्ट नहीं करेगी उसके ऊपर, ठीक है, तो आपको इलाज असर नहीं दिखेगा उसका। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में बेसिकली जो नॉर्मल कंडीशन होता है उसमें जब आप एंटीबायोटिक लेते हो वो केमिकल आपके बैक्टीरिया के सेल के ऊपर गिरता है, वो उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है, उसकी सेल वॉल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और उसको ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट के अंदर जब आप उसके बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक देते हो तो उसके अंदर म्यूटेशन हो गई है, उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं कि अब उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा है उस चीज़ का, तो अब उसके अंदर जो आपको रेड कलर की वॉल दिख रही है ये उसने क्रिएट कर दी हुई है, क्योंकि उसको पता लग गया है कि मुझ पर जो एंटीबायोटिक है बार बार यही डाली जा रही है, तो काफ़ी जनरेशन के बाद में उसको पता लग जाता है, फिर वो डेवलप कर लेता है इस टेक्नोलॉजी को, ठीक है। नेक्स्ट आता है करंट स्टेटस, क्या है इसका? तो करंट स्टेटस की अगर बात करेंगे तो ये ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन जैसे हमारे निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ब्लड पॉइजनिंग, फिर गोनोरिया हो गया, फुटबॉर्न डिजीज़ हमारी होगी, वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हो रही है, उनको पैदा हो रही है, ठीक है। तो अभी इनको ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल जा रहा है, क्योंकि आपके पास पहले नॉर्मल मेडिसिन होती हैं जिनमें ज़्यादा पावर नहीं होती, वो नॉर्मली सबको प्रिस्क्राइब की जाती है, सबको दी जाती है, लेकिन जब वो असर नहीं करती तो हाई लेवल की जाती है, और फिर थर्ड लाइन की उससे भी हाई लेवल की होती है। लेकिन बैक्टीरिया अगर इससे रेजिस्टेंट डेवलप कर ली, फिर आप ये वाली दोगे उनको, अगर मान लो ये भी खत्म हो गई, फिर तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा। अगर आपके पास नॉर्मल इन्फेक्शन भी हो गया आपको, तो वो भी आपकी जान ले सकता है, ठीक है, अगर आपका इम्यून सिस्टम जो है रिस्पॉन्ड नहीं करता है उसको। तो ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है, काफ़ी बड़ा इशू है, और इसके रीज़न भी देखेंगे आगे हम क्या हो रहा है। तो ये निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस और ज़्यादा डेंजर हो रहे हैं ह्यूमन के लिए। नेक्स्ट आते हैं करंट स्टेटस के अंदर ही हम किस तरीके से दिख रहा है। नियरली 2 लाख पीपल डाई एवरी ईयर फ्रॉम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो टीबी एक नॉर्मल टीबी, जब वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाए तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टीबी, एंड जब वो 2-3 जो हमारी एंटीबायोटिक की क्लासेज हैं उनके लिए रेजिस्टेंट हो जाए तो मल्टी ड्रग, मतलब एक से ज़्यादा ड्रग के लिए रेजिस्टेंट हो चुका है टीबी का बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है 60,000 न्यू बॉर्न जो बेबी होते हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट न्यूनेटल बच्चों में होने वाले इन्फेक्शन की वजह से मर जाते हैं। नेक्स्ट आता है यूएसए के अंदर 2 मिलियन इन्फेक्शन कैन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया रेजिस्टेंट टू एटलीस्ट फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। तो जो पहली लाइन की कमज़ोर वाली एंटीबायोटिक होती हैं हमारी, उनसे रेजिस्टेंट बन चुके हैं 200 मिलियन ऐसे इन्फेक्शन होते हैं। अब इनसे रेजिस्टेंट हैं तो क्या होगा, सेकेंड लाइन की ड्रग दी जाएगी, मतलब इवन मोर पावरफुल एंटीबायोटिक दी जाएंगी इनको, जो कि ज़्यादा महंगी होंगी, जो कि कॉस्ट करती हैं हमारे पास $20 बिलियन हर साल के लिए। और 75% हमारे जो डायरिया के केसेस हैं, जैसे डायरिया हमारा बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, अदर बीमारियों से भी हो सकता है, लेकिन 70% जो केसेस होते हैं वो वायरस की वजह से होते हैं। लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं, एंटीबायोटिक दे देते हैं, वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता, ठीक है। और जब आप एंटीबायोटिक बार बार देते रहोगे तो हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी बैक्टीरिया होते हैं, तो कोई ना कोई बैक्टीरिया जो है रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा उसके प्रति, और जो फर्दर आपको इन्फेक्शन होगा तो वो ट्रांसफर करेगा उस जो नेक्स्ट बैक्टीरिया होगा, जो इन्फेक्टिव बैक्टीरिया होगा उसको ट्रांसफर कर देगा ये, क्योंकि एक बैक्टीरिया दूसरे को भी दे देता है अपनी जो उसकी पावर्स हैं, ठीक है, तो उसको ट्रांसफर करके और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ये। अब कॉज के ऊपर आते हैं। कॉज क्या है हमारे पास, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, जो कि आपको प्रीलिम में मेंस के अंदर हेल्प करेगा। तो सबसे पहले कॉज है हमारे पास जो ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप होती है, वो एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, मतलब ये होनी है चाहे आप कुछ करो या ना करो, क्योंकि ये नेचर का लॉ है। जैसे अगर आपको नेचुरल सिलेक्शन के लॉ के बारे में पता होगा, जो डार्विन का लॉ है, तो वो कहता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो सबसे फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। तो उस हिसाब से आप यहाँ देखो, ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है,
इसके अंदर जो हमारे रेड कलर के अंदर हैं वो हमारे पास रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं, बाकी नॉर्मल बैक्टीरिया हैं। जब आप एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर, तो जो नॉर्मल होंगे वो तो सरेंडर कर देंगे, वो कम कर जाएंगे, वो मर जाएंगे, लेकिन जो रेड वाले हैं वो सर्वाइव कर जाएंगे। अब डार्विन की थ्योरी के हिसाब से जो फिट है वो बढ़ता जाएगा। अब हमारे पास पूरे रेजिस्टेंट बन गए। अब आप उसको एंटीबायोटिक दोगे कोई असर नहीं होगा, फिर उसको और पावरफुल एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी आपको। तो वो हमारी मेन थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन की। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी मेन प्रोसेस है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की, वो एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। इसको चाहे आप कुछ करो या ना करो फिर भी होगी, लेकिन जो ह्यूमन करता आ रहा है अब, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये प्रोसेस फास्ट हो गई है। जो हमने प्रोसेस देखी वही यहाँ पे लिखी हुई है कि जो हम जब एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे तो जो मोर ससेप्टिबल, जो वीक होंगे वो कम कर जाएंगे, सरेंडर कर देंगे, और बाकी जो पावरफुल होंगे वो बच जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जनरेशन को अपनी जीन्स पास करेंगे और बढ़ते जाएंगे। तो दो तरीके से हो सकता है, एक तो म्यूटेशन हो सकती है बैक्टीरिया के अंदर। म्यूटेशन का मतलब चेंज होना आपके जेनेटिक मेकअप के अंदर। जैसे आपने मूवी देखी होगी जो एक्समैन सीरीज है पूरी, उसके अंदर म्यूटेशन होती है उनके जीन के अंदर में, उसकी वजह से उनको कुछ पावर्स मिल गई होती हैं। तो वही म्यूटेशन होती है बैक्टीरिया के अंदर जो नॉर्मल होती रहती है, लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक दोगे तो वो उसको आदत पड़ने लगेगी उसकी, और म्यूटेशन से वो बच जाएगा। सेकंड है जीन ट्रांसफ़र। जीन ट्रांसफ़र एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हो सकती है, या बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया हो सकती है। तो ये हमारा फर्स्ट कॉज है, मतलब ये नेचुरल प्रोसेस है। सेकंड हमारे पास कॉज आता है इन अप्रोप्रिएट यूज़। अगर आप गलत तरीके से यूज़ करोगे तो भी ये हो सकती है। जैसे आप अंडर यूज़ करोगे, एक बैक्टीरिया है, नाम है ए, इस बैक्टीरिया को मरने के लिए इसको 100 डंडे मारने पड़ते हैं, मतलब 100 की पावर की एंटीबायोटिक देना पड़ता है। लेकिन अगर आप इसको एंटीबायोटिक दोगे जिसकी पावर है 80, मतलब सिर्फ 80 डंडे मारोगे, तो इसकी में पावर है 20 डंडे और झेलने की, तो ये मरेगा नहीं। अब ये मरेगा नहीं तो ये नेक्स्ट जनरेशन में क्या करेगा, दूसरे को पास कर देगा कि ले भाई, अपनी पावर्स दूसरे को पास कर देगा कि अब तू संभाल इसको, और नेक्स्ट में और ज़्यादा ये हीट होता जाएगा और इसके ऊपर असर नहीं होगा एंटीबायोटिक का लास्ट के अंदर। ओवर यूज़ के अंदर आप बार बार एक्सपोज करोगे बैक्टीरिया को, तो उसके जो अच्छी क्वालिटी के जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं वो बच जाएंगे उससे। ठीक है, अब वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए पास हो जाएंगे। अब वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास होके जो उनकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस थी उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारे पास में। अब मिसयूज़ की कैसे हो सकती है यहाँ पे बात। मिसयूज़ के अंदर हमारे पास डिफरेंट काइंड से इसका मिसयूज़ किया जा सकता है एंटीबायोटिक्स का। जैसे जो सबसे जर्नल मिसयूज़ होता है आपको कोल्ड है, कोल्ड वायरस की वजह से होगी, लेकिन आप जाओगे एंटीबायोटिक लेने के लिए। जब आप एंटीबायोटिक लोगे वायरस के ऊपर उसका असर नहीं होगा, लेकिन जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होंगे वो रेजिस्टेंट बनेंगे। कुछ और तरीके के बैक्टीरिया जो बॉडी के अंदर काफ़ी टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, उनमें से कोई ना कोई रेजिस्टेंट बनेगा। जब आपको सच में इन्फेक्शन होगा वायरस जो बैक्टीरिया का, तो हो सकता है वो उसको ट्रांसफ़र करते हैं दूसरों को। अब वो दूसरों को ट्रांसफ़र करेंगे तो उसकी वजह से जो आपने मिसयूज़ किया इतना ज़्यादा, उसकी वजह से आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, जो कि एक सीरियस कंसर्न है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ क्वालिटी मेडिसिन। तो ये भी हमारा सेम है रीज़न अंडर यूज़ की तरह। जैसे हमारे पास जो ड्रग की क्वालिटी होती है उसकी अश्योरेंस के लिए सिस्टम नहीं है कोई इंडिया के अंदर में। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ड्रग होती हैं, एक मेन ड्रग होती है, दूसरी जेनरिक ड्रग होती है उसकी। ठीक है, मेन ड्रग की पेटेंटिंग होती है जो पावरफुल होती है, जो महंगी भी होती है, लेकिन जब उसका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है जर्नली 20 ईयर के लिए, तो उसी को हम जेनेटिक बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जेनरिक ड्रग बनाते हैं यहाँ पे, जो कि सस्ती होती है, लेकिन इंडिया के अंदर कोई स्टैंडर्ड नहीं है उनको नापने के लिए, और अश्योरेंस के लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। अंडर स्टाफ है हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट। तो इसकी वजह से जो हमारी दवाइयाँ हैं, जो मेडिसिन है, उनमें क्वालिटी नहीं है। अब क्वालिटी अगर आपकी वीक है तो वही बात हो गई यहाँ पे, अगर 100 कैपेसिटी है उसकी, अगर आप 80 क्वालिटी वाली मेडिसिन दोगे तो धीरे धीरे वो एंटी माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है पुअर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। हॉस्पिटल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे इन्फेक्शन होते हैं, इन्फेक्शन के साथ में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी होते हैं, कुछ लोग नॉर्मल होते हैं, तो वहाँ से चीज़ें फैलती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन डिफरेंट इलाकों तक जाती है। तो अगर हॉस्पिटल मान लो ऐसे प्लेसेस के ऊपर आपने इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए मेजर डेवलप नहीं किए हुए हैं, तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास अवेयरनेस इन जनरल पब्लिक एंड पोवर्टी। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के प्रति जो हमारी जनरल पब्लिक है वो अवेयर नहीं है, तो वो एंटीबायोटिक को काफ़ी मात्रा में यूज़ करते हैं, मतलब काफ़ी नॉर्मली किसी भी बीमारी के लिए खा लेते हैं। ठीक है, बिना डॉक्टर से पूछे हुए। तो एक तो अवेयरनेस नहीं है, दूसरा पॉवर्टी है। तो पॉवर्टी के कारण कई बार ऐसा होता है कि कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते, महंगी होती हैं मेडिसिन, और उनको कंप्लीट ना कर पाने की वजह से वो शिफ्ट कर जाते हैं
या तो छोड़ ही देंगे बीच में तो डेवलप होगी ही होगी, क्योंकि आपने अंडर यूज़ किया एंटीबायोटिक का। पर दूसरा बात हो सकती है कि वो पहले क्वालिटी की मेडिसिन यूज़ कर रहे थे, किसी ब्रांड की, पर्टिकुलर ब्रांड की काफ़ी क्वालिटी की मेडिसिन, वो सस्ती वाली मेडिसिन के ऊपर ट्रांसफ़र कर जाएंगे जो कि हमारे पास, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, जिससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी फिर से। नेक्स्ट आता है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर में यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक को नॉर्मल पर्पजेज़ के लिए भी। कई बार जो पोल्ट्री होती है उसकी ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। उनकी बीमारियों को नॉर्मल भी ट्रीट अगर हो सकती है एक पर्टिकुलर, उनको बल्क के अंदर ड्रग फेंकी जाती है उनके ऊपर, ठीक है, ऐसे नॉर्मल में। उसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। जब आप ह्यूमन पोल्ट्री में एनिमल को खाएगा, अदर एनिमल को खाएगा, तो वो ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। जैसे ये न्यूज़ है हमारे पास, एंटीबायोटिक इन पोल्ट्री मेकिंग ह्यूमन रेजिस्टेंट, तो ह्यूमन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। नेक्स्ट आता है जो सीवेज होता है फार्मास्यूटिकल कंपनी और हॉस्पिटल, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि रिएक्ट करती हैं बैक्टीरिया के साथ में। बैक्टीरिया रिएक्ट करके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन जाता है यहाँ पे, और उसके बाद वो ट्रांसफ़र होता है पानी, जो नॉर्मल वाटर होता है वहाँ से या किसी और वे से ये ट्रांसफ़र होता है ह्यूमन के अंदर, और ये क्रिएट करता है हमारे पास। जैसे फार्मास्यूटिकल जो वेस्ट है उसमें मोर देन 70% तो हमारी मेडिसिन होती है, तो ये फिर रिएक्ट करेगी बैक्टीरिया के साथ में और एक्ट करके प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ह्यूमन को। नेक्स्ट आता है वीक सर्विलेंस सिस्टम। अब सर्विलेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बारे में आपको पता होना चाहिए किस एरिया के अंदर कितनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हुई है। अगर आपको पता है कौन से एरिया के अंदर, तो आप जैसे मान लो आपके पास 10 बैक्टीरिया हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस बैक्टीरिया के प्रति किस एरिया के अंदर रेजिस्टेंस जो है डेवलप हुई है। अगर आपको पता है, बेसिक चीज़ें पता है कि कौन से एरिया के अंदर कितनी रेजिस्टेंस डेवलप है, तो आप अच्छे से टैकल कर पाओगे उसको। एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बना सकते हो, या आप ओवरऑल स्ट्रैटेजी बना सकते हो पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर। अगर आपके पास डाटा अवेलेबल है कौन से बैक्टीरिया से रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, तो सब कुछ आप पता करके एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो और ट्रीट कर सकते हो उसको। लेकिन इंडिया के अंदर या डेवलपिंग जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे डाटा अवेलेबल नहीं होता, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है सर्विलेंस सिस्टम वीक होने की वजह से। नेक्स्ट आते हैं कंसिक्वेंसेज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अगर मतलब ये हो जाती है तो इसके क्या कंसिक्वेंसेज होंगे, तो ये हमें क्रिएट करेगी एडिशनल और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। आपको अगर नॉर्मल जो दवाई है वो असर नहीं कर रही, तो उसके बाद में उसकी सेकंड लाइन की ड्रग यूज़ होंगी जो कि मोर एक्सपेंसिव होंगी, ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, ज़्यादा पैसे लगेंगे। सेकंड, मोर टॉक्सिक, ठीक है। जब आपकी जो मेडिसिन है एक नॉर्मल लेवल से आप नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाते रहोगे, तो वो जो है उसका टॉक्सिक इफेक्ट बॉडी के ऊपर जो होता है वो भी बढ़ने लगेगा। क्योंकि जितनी पावर की आप मेडिसिन यूज़ करोगे वो उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी को हार्म करेगी, उतना ज़्यादा इशू क्रिएट करेगी आपके लिए। नेक्स्ट है कि फैमिली के लिए भी बर्डन क्रिएट करेगी। ये बर्डन भी होगा फैमिली के लिए, जो पर्सन है ज़्यादा देर तक बीमार रहेगा, ज़्यादा एक्सपेंस होगा तो बर्डन होगा। कॉस्ट जो होगा डिजीज़ की सर्विलेंस का, कौन सी बीमारी किस एरिया के अंदर है, वो किस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट डेवलप कर चुके हैं, वो आपको पता करना पड़ेगा, वो जो कि सर्विलेंस का कॉस्ट आपका इंक्रीज कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंसर्न। इंडिया के लिए स्पेसिफिक कंसर्न क्या है, तो इंडिया के लिए स्पेसिफिक कंसर्न में आता है पॉवर्टी, इलिटरेसी। पॉवर्टी की वजह से ट्रीटमेंट को बीच में छोड़ देते हैं या सब स्टैंडर्ड लेवल की जो ड्रग्स हैं उन पे शिफ्ट कर जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो माइक्रोबियल एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ रही है, ठीक है। इलिटरेसी है, लिटरेसी ज़्यादा नहीं है तो बीमारियों के लिए हम एक ट्रीटमेंट नहीं करवाते, ठीक है, या एंटीबायोटिक खुद ही डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है अनरेगुलेटेड हेल्थ मार्केट। तो इंडिया की मार्केट जो है हेल्थ की काफ़ी ज़्यादा अनरेगुलेटेड है। उसके अंदर चेकअप नहीं होते, आपकी दवाइयों के चेकअप नहीं होंगे, डॉक्टरों के बारे में चेकअप नहीं किए जाते, और उसके आगे जो हमारे नॉर्मल पेशेंट होते हैं वो खुद ही डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो जो हमारे केमिस्ट हैं उनके पास में कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई भी केमिस्ट बन सकता है। आप दवाइयाँ रख दो वहाँ पे बेच दो, ठीक है, तो कोई रेगुलेट करने के लिए मैकेनिज्म नहीं है, कोई इंस्पेक्शन के लिए उतना ज़्यादा मतलब कुछ खास प्रबंध नहीं है। तो अनरेगुलेटेड मार्केट है जो कि क्रिएट करती है कंसर्न इंडिया के लिए। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिटी एंड कल्चर। इंडिया की डाइवर्स कंट्री है, इसमें आपको हर तरीके का खाना मिल जाएगा। अगर पोल्ट्री से मान लो ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है तो पोल्ट्री खाने के लिए आपको पर्सन मिल जाएंगे जो पोल्ट्री खाते हैं। अगर फिश से हो रहा है तो फिशेस के लिए इंडिया के अंदर मिल जाएगा। कल्चरल जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे गंगा में बाथिंग, आपने पढ़ा होगा, लास्ट ईयर न्यूज़ आई थी कि मास गंगा बाथिंग इज कॉजिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो जो गंगा में बाथिंग हो रही है मास में, उसकी वजह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो रही है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस जो हम कुंभ मेला होता है, मेलों के अंदर साथ में मिलते हैं, तो इंडिया का जो कल्चर है वो यूनिक है। तो इंडिया को और ज़्यादा कंसर्न है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से।
और गवर्नमेंट का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो भी काफ़ी लो है। तो बाकी बीमारियों के ऊपर ही हम इतने फोकस्ड हैं। अगर ये प्रॉब्लम हमें क्रिएट हो जाती है तो हमारे पास तो ड्रग ही नहीं बचेगी ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट आता है इंडिया फैक्ट्री है जेनरिक ड्रग की। इंडिया जेनरिक ड्रग सप्लाई करता है वर्ल्ड को, तो इसकी वजह से इंडिया के अंदर चीप क्वालिटी में, या चीप क्वालिटी भी ना कहें तो आपको चीप एक प्राइस के अंदर अवेलेबल होंगी ड्रग्स, उसकी वजह से लोग प्रेफर करते हैं खुद ही डॉक्टर बनना एंड दवाइयों को लेना। तो उसकी वजह से इंडिया को और प्रॉब्लम है। तो इंडिया अगर जेनरिक ड्रग की फैक्ट्री बनना चाहता है तो इंडिया को रेगुलेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा अपनी हेल्थ मार्केट के ऊपर, ठीक है, ताकि उनकी क्वालिटी इंटरनेशनल मार्केट में भी अवेलेबल रहे और ये जो जेनरिक ड्रग की कंपनीज़ हैं इनकी जो दवाइयाँ हैं वो रजिस्टेंट भी ना बने किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए। अब इसे रोकेंगे कैसे, रोकना भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो 3 लेवल है हमारे पास, एक इंडिविजुअल लेवल, एक पॉलिसी गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर, तीसरा हेल्थ प्रोफेशनल। फर्स्ट पढ़ेंगे इंडिविजुअल क्या क्या कर सकता है। तो इंडिविजुअल ओनली यूज एंटीबायोटिक व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय अ सर्टिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल। अगर कोई हेल्थ प्रोफेशनल आपको एडवाइस करता है तभी लें, ठीक है। अगर वो कहता है कि ना लें, आपको ज़रूरत नहीं है तो मत लें, ठीक है। और ऑलवेज फॉलो योर हेल्थ वर्कर्स एडवाइस व्हेन यूजिंग एंटीबायोटिक। तो जब आपका जो मतलब मेन आपका हेल्थ प्रोफेशनल है, वर्कर है, वो जो आपको बताएंगे उसी तरीके से फॉलो करना चाहिए आपको उसको। और अपनी जो लेफ्ट ओवर एंटीबायोटिक है उनको शेयर ना करें, और उनको दोबारा बीमारी होती है तो कंटिन्यू ना करें, क्योंकि आपको एक कोर्स दिया होता है। अगर कोर्स आपने बीच में छोड़ दिया हुआ है उसके बाद रखी हुई हैं, तो जो आप फिर से कोर्स स्टार्ट करोगे उसके अंदर जो बची हुई दवाइयाँ आपकी वो इनकम्प्लीट होंगी। उससे हो सकता है बीमारी ठीक हो जाए लेकिन बैक्टीरिया पूरी तरह ना मरे। अगर 100 बैक्टीरिया हैं तो हो सकता है 2-3 बच जाएं, जो कि इन्फेक्शन तो ना कॉज कर पाएँ लेकिन रेजिस्टेंस डेवलप कर लें। और इन्फेक्शन को हमें, क्योंकि अगर बीमारी नहीं होगी तो हम एंटीबायोटिक भी नहीं लेंगे, तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं या तो वैक्सीनेशन करो बच्चों की पहले से ही, दूसरा आप हाइजीन मेंटेन करो, ठीक है, वॉशिंग हैंड करो, प्रिपेयर फूड जो है हाइजेनिकली प्रिपेयर करो, जो सिक पीपल होते हैं उनसे क्लोज कॉन्टैक्ट बनाने से मतलब परहेज करो, थोड़ा दूर रहो उनसे, या मतलब मेंटेन करो, हाइजीन मेंटेन करो उस टाइम भी, और प्रैक्टिसिंग सेफर सेक्स प्रैक्टिस करो, और वैक्सीनेशन करवाओ पहले ही। नेक्स्ट आता है कि फूड जो है हाइजेनिकली प्रिपेयर करो। तो ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर है। जब आपने मेंस के अंदर आंसर लिखना होगा तो आपको पूरे पॉइंट नहीं लिखने हैं, सिर्फ यहाँ से 1 या 2 पॉइंट, या सिर्फ यहाँ की समरी कि हेल्थ प्रोफेशनल से पूछो आप और हाइजीन मेंटेन करो 2 पॉइंट, तो सिर्फ आपको उतना ही इसमें देखना है। नेक्स्ट आता है पॉलिसी मेकिंग के लिए। पॉलिसी मेकिंग के लिए जो हमारे गवर्नमेंट है उसको इंश्योर करना चाहिए कि हमारे पास एक रोबस्ट एक्शन प्लान होना चाहिए कि हम किस तरीके से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को टैकल करेंगे। हमें सर्विलेंस होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए किस एरिया के अंदर कौन सा माइक्रोब रेजिस्टेंट बन चुका है, ताकि हम उस एरिया के अंदर उस तरीके की एंटीबायोटिक सप्लाई कर सकें, या वर्ल्ड लेवल के ऊपर डाटा लाके फिर उसको एनालाइज करके न्यू पॉलिसीज़ डेवलप कर पाएँ। और हमें रेगुलेट एंड प्रमोट करनी चाहिए अप्रोप्रिएट यूज़ एंड डिस्पोजल ऑफ क्वालिटी मेडिसिन। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनको आपको रेगुलेट करना चाहिए, हमारी मार्केट को रेगुलेट करना चाहिए। आपको जो मेडिसिन यूज़ हो रही हैं, जो हॉस्पिटल हैं वहाँ से जो सीवेज वगैरह निकल रहा है उसको आपको रेगुलेट करना चाहिए, किस तरीके से उसका डिस्पोजल किया जाए। और इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए पब्लिक के लिए भी, और जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह हैं, जर्नल प्रोफेशनल हैं, उनको भी पता होना चाहिए, इस बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि सभी इस डायरेक्शन में काम कर सकें। नेक्स्ट आता है हेल्थ प्रोफेशनल को क्या क्या करना चाहिए। एक तो उसको इन्फेक्शन प्रिवेंट करना चाहिए खुद, क्योंकि वो हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन होने के खतरे हैं। खुद मतलब वो हाइजीन मेंटेन करे, अपने हैंड को, इंस्ट्रूमेंट को, एनवायरनमेंट को क्लीन रखे, और प्रिस्क्राइब करे मेडिसिन जब जरूरी हैं, ठीक है। और सर अगर कोई मतलब उसको लगता है कि कोई माइक्रोब हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुका है, कोई वायरस बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो सकता है या एंटीवायरल रेजिस्टेंस उसमें डेवलप हो चुकी है, तो उसको आप इन्फॉर्म करो आगे सर्विलेंस सिस्टम में, क्योंकि अगर वो एक प्लेस के अंदर है तो आगे भी फैलेगी। अगर पता चल जाता है पहले तो उसमें एक्ट कर सकते हैं हम। टॉक टू द पेशेंट अबाउट कैसे उसको यूज़ करना है एंटीबायोटिक को प्रॉपरली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल को पता नहीं होता किस तरीके से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि अपने पेशेंट से बात करो, उसको बोलो कि आप बीमारी होने ही ना दो अपने आप को, जो हमने पहले बात की थी वो बताओ उसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अदर मेथड कौन कौन से हो सकते हैं। अदर हो सकते हैं, आपको एक तो पता ही है इवोल्यूशनरी प्रोसेस है लेकिन हमारी वजह से फास्ट हुई है, तो आपको रिसर्च के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि न्यू एंटीबायोटिक आप क्रिएट कर सको। और एंटीबायोटिक जो हमारे वेटनरी में यूज़ होते हैं, जैसे पोल्ट्री के अंदर जो हमारे दूसरे पशु हैं उनके लिए यूज़ हो रहे हैं, उनको सिर्फ आप सुपरविजन मतलब उनको एक लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करो, ज़्यादा में यूज़ ना करो आप, ठीक है। सेकंड है कि आप उसको थेरेपेटिक तरीके से यूज़ करना चाहते हो, मतलब उनको ट्रीट करना चाहते हो तो आप उनको यूज़ कर लो, लेकिन अगर आप उनकी प्रोडक्शन, उनकी स्पीड को बढ़ाना, मतलब वो जल्दी डेवलप हो जाए, उन चीज़ों के लिए कर रहे हो तो वो आपको मना करने चाहिए, मतलब वो ख़त्म कर देने चाहिए उसके लिए।
एंड एक पॉइंट हमारा बच गया कि वैक्सीनेट करो एनिमल को पहले ही, ताकि इन्फेक्शन हो ही ना उनके अंदर में। नेक्स्ट आता है इंडिया इसके लिए क्या क्या कर रहा है। तो इंडिया के पास में एक नेशनल एक्शन प्लान है जो कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए है। मेंस के अंदर क्वेश्चन आएगा तो एक तो कॉज आ सकते हैं उसमें, दूसरा प्रिवेंट कैसे करेंगे, प्रिवेंशन हमने देख ली। इंडिया क्या कर रहा है वो पूछ सकते हैं, वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है वो पूछ सकते हैं। तो अब देखेंगे इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया ने नेशनल एक्शन प्लान बनाया है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए, जिसमें हमारे पास फर्स्ट पिलर है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हमने एजुकेट करना है अपने प्रोफेशनल को, अपने जो बच्चे एजुकेट हो रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनको हमने एजुकेट करना है इसके बारे में। तो रिवीजन ऑफ द करिकुलम, जो करिकुलम है स्टडी का उसको रिवाइज करना है हमने। जो प्रोफेशनल है कौन सी फील्ड में, फूड, एनिमल, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट सेक्टर के अंदर जो प्रोफेशनल हैं उनको हमने रिवाइज करना है और उनको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में नॉलेज दिलवानी है। नेक्स्ट है सर्विलेंस करना है, हमने नेशनल लेवल के ऊपर सर्विलेंस करना है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का, एनिमल फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में और फूड सेक्टर के अंदर। थर्ड है इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, तो हमने इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है पहले ही। जैसे हमने देखा हाइजीन मेंटेन करनी है आपने, जो वेटनरी हैं वहाँ पे मतलब अवेयरनेस के प्रोग्राम लॉन्च करने हैं ताकि वो एक्सेस में यूज़ ना करें। वैक्सीनेशन करवानी है, हाइजीन मेंटेन करनी है ताकि आपको इन्फेक्शन पहले से ही ना हो। नेक्स्ट हमारा पिलर आता है इसके अंदर में रिस्पॉन्सिबल एंड ऑप्टिमाइज्ड एंटीबायोटिक यूज़, एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से कम किया जाए इनका यूज़, ठीक है। तो इसके अंदर हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, फेज आउट कर देंगे नॉन थेरेपेटिक, मतलब नॉन थेरेपेटिक का मतलब है, थेरेपेटिक का मतलब है कुछ चीज़ को ट्रीट करने के लिए। तो नॉन थेरेपेटिक का मतलब है जैसे आप एनिमल को, पोल्ट्री की जो आपका चिकन है उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए आप एंटीबायोटिक का यूज़ कर रहे हो, आप वो नहीं करोगे, ठीक है। वो बात है हमारी पॉलिसी एक्शन प्लान के अंदर, ये आगे एग्जीक्यूट करना है हमने, ठीक है। हमने एलिमिनेट करना है क्रिटिकली इंपॉर्टेंट एंटी माइक्रोबियल फॉर ह्यूमन इन फूड एनिमल, जो हमारे पास एंटी माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोब्स हो सकते हैं, ठीक है, जो माइक्रोब हैं जिनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, उनको हमने दूर रखना है। किससे, ह्यूमन जिन एनिमल को खाता है उनसे दूर रखना है, क्योंकि अगर उनके अंदर आ गए तो ह्यूमन के अंदर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो उससे उन्हें रेजिस्टेंस को कम करना है। नेक्स्ट है एंश्योरिंग प्रिस्क्रिप्शन सेल ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड अप्रोप्रिएट लेबलिंग ऑफ फूड फ्रॉम एनिमल प्रोड्यूस्ड विद और विदाउट रूटीन यूज ऑफ एंटीबायोटिक। तो हमने जो भी मतलब एनिमल वगैरह या फूड आपकी मिलती है जिसको प्रोड्यूस किया गया है एंटीबायोटिक का यूज़ करके, एक तो आपने जो हमारी दवाइयाँ होंगी उनके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन करनी है, आपको बताना है पहले, हेल्थ प्रोफेशनल उनको बता देंगे कि कौन सी दवाई आपको लेनी चाहिए, कौन सी डॉक्टर के बाद लेनी चाहिए, किस तरीके से लेनी चाहिए। सेकंड, जो फूड के अंदर होता है, एनिमल के अंदर होता है, अगर उनके अंदर एंटीबायोटिक का ज़्यादा यूज़ किया गया है तो उसकी वजह से उनको, उनके ऊपर आप लेबलिंग कर सकते हो पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट के ऊपर कि ये एंटीबायोटिक से मिलके बना हुआ है, या उसकी इंस्पेक्शन कर सकते हो, स्टैंडर्ड लेवल प्रोग्राम कर सकते हो। तो इसके अंदर भी अगर इसके बारे में क्वेश्चन आता है तो आपको ये पॉइंट छोटे करके लिखने हैं। नेक्स्ट आता है फोकस ऑन एनवायरमेंट, तो हमें फोकस करना है रिडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन विद रेजिस्टेंट पैथोजन। तो ऐसी कंटेमिनेशन को रोकना है हमने एनवायरमेंट में जिसके अंदर पैथोजन है जो कि रेजिस्टेंट हैं, या तो एंटीबायोटिक से या एंटीवायरल से या कोई अदर ड्रग से। तो ये कैसे हो सकता है, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी अपनी सीवेज को डिस्चार्ज कर देती हैं, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर रही हैं, तो उन्हीं चीज़ों को हमने रोकना है एनवायरमेंट के अंदर ताकि ये चीज़ें आए ही ना, ठीक है। उसके लिए लॉज एंड रेगुलेशन को हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो जिस तरीके से हम एनवायरमेंटल रिस्क असेसमेंट करते हैं उसी तरीके से हम असेसमेंट करेंगे इस बात के लिए भी कि कौन से हम डिस्चार्ज करते हैं, जिससे कितना इफेक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर, जो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है उसकी डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये हमारा होता है प्रोग्राम इंडिया का नेशनल एक्शन प्लान। एक हमारे पास ये भी है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने सेट किया है नेशनल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड सर्विलेंस नेटवर्क, जो कि पूरा डाटा कलेक्ट करता है नेशनल लेवल के ऊपर, उसको कंपाइल करता है, फिर उसके बारे में कोई डाटा एनालिसिस करता है उसका, ठीक है, और उसको आगे सेंड भी करेगा फिर WHO को, ताकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर स्ट्रेटजी बनाई जा सकें। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेड लाइन कैंपेन। तो रेड लाइन कैंपेन है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रोकने के लिए। तो कुछ दवाइयाँ हैं जिनके ऊपर रेड लाइन बनाई हुई है। अब रेड लाइन का मतलब है एक तरीके से ये दवाइयाँ आपको डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करेगा तो आप उसके बाद ही लेंगे, इनको आपने मतलब ऐसे बल्क के अंदर खुद नहीं खाना है, मतलब अपनी एडवाइस से नहीं खाना है, डॉक्टर से पूछना है पहले, उसके बाद खाएंगे। तो ये एक तरीके से हमारे लिए मतलब कैंपेन है जिससे पता लगाया जा रहा है, आपको नॉलेज दी जा रही है कौन से एंटीबायोटिक आपको डॉक्टर से पूछ के खाने हैं, किस तरीके से खाने हैं। अदर हमारे इनिशिएटिव हैं, क्योंकि अगर आपने हाइजीन मेंटेन की हुई है तो आपको इन्फेक्शन ही कम होगा, तो उसके लिए आपके पास इनिशिएटिव है स्वच्छ भारत अभियान, मिशन इंद्रधनुष वैक्सीनेशन के लिए है। तो अगर वैक्सीनेट होंगे पहले से ही बीमारी कम होगी,
आप एंटीबायोटिक कम खाओगे। नेक्स्ट आता है WHO का रिस्पॉन्स क्या है। तो WHO ने 2015 के अंदर एक ग्लोबल एक्शन प्लान बनाया हुआ है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के अंदर, जिसके 5 पिलर हैं। ये कहते हैं हमने इम्प्रूव करना है अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की, स्ट्रेंथन करना है हमने सर्विलेंस एंड रिसर्च, रिड्यूस करने हैं हमने इन्फेक्शन। एंड ये मतलब काफ़ी जर्नल से पॉइंट है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर कोट करने के लिए आ गया कि नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या क्या स्टेप लिए जा रहे हैं वो आपको बताना पड़ेगा। टू ऑप्टिमाइज द यूज़ ऑफ एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन, टू एंश्योर सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट करनी है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के अंदर हमने, ठीक है। जो एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज़ करते हैं उनको ऑप्टिमाइज करना है, मतलब कम से कम यूज़ करना है उनको। तो ये हमारा प्रोग्राम है WHO का, एंड WHO का एक नेटवर्क है सर्विलेंस का, ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलेंस सिस्टम क्लास। तो WHO के द्वारा सपोर्टेड प्रोग्राम है जिसमें हम एक स्टैंडर्ड वाली अप्रोच अपनाते हैं, जिसके अंदर किस स्टैंडर्ड से हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, कौन से प्लेस के ऊपर, उसको कैसे एनालाइज किया जाएगा और उसको शेयर किया जाएगा डिफरेंट पार्टी से। तो एक मॉनिटरिंग है, आप पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर मॉनिटरिंग करोगे, ठीक है, वर्ल्ड लेवल के ऊपर मॉनिटरिंग करोगे और फिर डाटा को शेयर करोगे डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में। तो ये WHO का हमारा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट आता है, लास्ट हमारे पास बचता है एक सुपर बग, टर्म्स आती रहती है सुपर बग। तो सुपर बग क्या है? ऐसा बग जो सुपर हो चुका है। सुपर मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ द एंटीबायोटिक हैं वो उसके ऊपर असर नहीं कर पा रही हैं, तो उसको बोलते हैं सुपर बग। वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया है, अब वो बीमारियां कॉज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर डिफरेंट जो हमारी ब्रांचेज हैं उनको स्टार्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ क्लोन? अब क्लोन होता क्या है? तो क्लोनिंग इज एनी बायोलॉजिकल एंटिटी दैट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू सम अदर बायोलॉजिकल आइडेंटिटी। तो क्लोन का मतलब होता है कोई बायोलॉजिकल आइडेंटिटी। बायोलॉजिकल का मतलब कोई ऐसी लिविंग चीज़, जैसे ये सेल हो सकता है आपका, आप खुद हो सकते हो, या पूरी पॉपुलेशन हो सकती है वर्ल्ड की, तो वो हो गई बायोलॉजिकल एंटिटी। तो एनी बायोलॉजिकल एंटिटी जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल है। जेनेटिक मतलब जीन, जेनेटिक के पीछे जुड़ा हो जीन, मतलब जो उनकी जीन आइडेंटिकल होंगी एक दूसरे से, ठीक है, उनको बोलेंगे क्लोन। कोई ऐसी दो एंटिटी जिनकी जेनेटिकली जीन के स्तर के ऊपर, DNA के स्तर के ऊपर वो आइडेंटिकल हैं, उनको बोलेंगे क्लोन। और वो क्लोन होते हैं। क्लोनिंग क्या होती है? क्लोनिंग होती है ऐसी प्रोसेस जिसमें क्रिएट किया जाता है इनको, ऐसी बायोलॉजिकल एंटिटी। बायोलॉजिकल एंटिटी क्या हो सकती है? या तो सेल हो सकता है, या आप DNA बनाते हो, या पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हो। ये छोटे डिफरेंस समझना भी जरूरी है। इसमें 3 चीज़ें हैं। सिर्फ ऐसा क्लोनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक पर्सन है उससे सेम क्लोन करके दूसरा पर्सन बना देना, ठीक है, सिर्फ यही नहीं है। ये मतलब है क्लोनिंग का, लेकिन सिर्फ यही नहीं है। अगर DNA है हमारे पास, आप इसी DNA सेगमेंट का एक और क्लोन बना देते हो तो ये भी क्लोनिंग है। अगर हमारे पास सेल है, अगर हमारे पास सेल है ये, और इसका आप क्लोन बना देते हो सेम हूबहू ऐसा ही सेल, तो ये भी क्लोनिंग है। तो सेल भी हो सकता है, DNA भी हो सकता है, या ऑर्गेनिज्म हो सकता है। अगर आप इनकी कॉपी बनाते हो उसको बोलेंगे क्लोनिंग की प्रोसेस। अब क्लोनिंग के टाइप कौन कौन से होते हैं? 3 टाइप की क्लोनिंग होती है हमारी। एक होती है DNA क्लोनिंग, जिसको मॉलिक्यूलर क्लोनिंग भी कहते हैं। DNA क्लोनिंग का क्या एग्जांपल है? DNA क्लोनिंग का एग्जांपल है एक रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन वो प्रोसेस होती है जिससे DNA अपनी खुद की कॉपी बनाता है। एक DNA है, अगर मान लो आपकी बॉडी के अंदर एक DNA है, ये सेल के अंदर, अब इसको 2 सेल बनाने हैं, तो 2 सेल बनाने के लिए DNA को भी तो डबल होना पड़ेगा। अब DNA अगर उतना ही रहेगा तो कैसे बनेंगे 2 सेल? तो 2 सेल बनाने, तो ये रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट मतलब ये कॉपी बनाएगा अपनी। तो जैसा ये पहले था वैसे ही एक और कॉपी बना देगा अपने अंदर ही। तो वो भी एग्जांपल है क्लोनिंग का। बॉडी खुद कर रही है इस क्लोनिंग को, हम इसको कुछ भी नहीं कर रहे, बॉडी खुद क्लोनिंग कर रही है। दूसरी टाइप की क्लोनिंग है जिसको हम कर रहे हैं PCR। अब PCR का मतलब होता है, PCR एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें छोटी छोटी चीज़ों के क्लोन बनाए जाते हैं। जैसे मान लो आप क्राइम सीन पे जाते हो, वहाँ पे आपको क्रिमिनल का एक छोटा सा DNA पीस मिलता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग से आप पता लगा सकते हो किसका है वो, लेकिन वो पीस काफ़ी माइन्यूट है। अगर आपसे थोड़ी बहुत गलती मिस हैंडलिंग हो गई उसकी, तो वो हो सकता है टूट जाए DNA का सेगमेंट। तो हम उसका पता करने से पहले क्या करते हैं, उसकी कॉपियाँ बना देते हैं ढेर सारी। अब ये कॉपियाँ बना दी हमने उस जो हमें क्राइम साइट के ऊपर पर्टिकुलर चीज़ मिली हुई है, उस टेक्नोलॉजी को जिससे मल्टीपल कॉपी बनाई जाती है DNA की, उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं PCR टेक्नोलॉजी। तो ये एग्जांपल हैं DNA क्लोनिंग के। एक इनमें खुद बॉडी करती है, दूसरी हम कर रहे हैं। सेकंड आती है हमारी सेलुलर क्लोनिंग। सेलुलर क्लोनिंग मतलब एक सेल
क्लोनिंग करेंगे हम 2-3, जैसे अगर किसी पर्टिकुलर सेल को एक पेट्री डिश के अंदर रख के उसको न्यूट्रिशन का मीडियम प्रोवाइड करवाएंगे, वो सेल डिवाइड करेगा और ज़्यादा उसके सेल बन जाएंगे, ठीक है। तो उसको भी क्लोनिंग ही कहेंगे हम। जैसे स्टेम सेल के कल्चर के लिए आप स्टेम सेल को कल्चर करोगे किसी पर्टिकुलर उसके लिए ऑर्गन बनाने के लिए, पर्टिकुलर सेल बनाने के लिए, तो उसको बोलेंगे सेलुलर क्लोनिंग, आप सेल की क्लोनिंग कर रहे हो। एंड लास्ट आती है जो सबसे पॉपुलर है, जिसके कंटेक्स्ट में क्लोनिंग को जाना जाता है, वो होती है होल एनिमल, पूरे एनिमल को क्लोन कर देना। जैसा एनिमल है उसी को वैसे ही क्लोन कर देना उसको। इसमें 2 टाइप की आती हैं, एक आती है रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव में बनाया जाता है आदमी का हूबहू क्लोन, और थेरेपीटिक क्लोनिंग का मतलब है कोई थेरेपी देनी है उसको, कोई पर्टिकुलर बीमारी ट्रीट करनी है, जैसे उसके किडनी के सेल बनाने हैं तो इसमें सिर्फ सेल बनाए जाएंगे, उसकी किडनी के पर्टिकुलर सेलुलर क्लोनिंग की जाएगी। तो 3 टाइप की क्लोनिंग, डीएनए और मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, सेकंड सेलुलर क्लोनिंग, थर्ड पूरे ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग। अब रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और जो हमारी थेरेपीटिक क्लोनिंग है उनको देख लेते हैं। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, अब ये हमारे पास एम्ब्रियो है, सबसे पहले हमारे पास स्पर्म और ओवा की मीटिंग होती है, फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट फिर डिवाइड होना शुरू होता है, उसको कहते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो है, हमने स्टेम सेल के कंटेक्स्ट में ये चीज़ें सब कुछ पहले देख ली हुई हैं, तो आप एक कंटिन्यूटी में देखिएगा इन लेक्चर्स को। तो यहाँ पे हमारे सेल्स हैं, ये हमारे पास स्टेम सेल हैं। अगर इसको स्टेम सेल को यहाँ से निकाल के हम इसका अलग से एक एम्ब्रियो बना देते हैं, अलग से एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, तो उसको कहेंगे हम रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। तो जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है, इससे जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वही ऑर्गेनिज्म, इसका जो सेल हम निकालेंगे उससे सेम ऑर्गेनिज्म बना देंगे, तो दोनों ऑर्गेनिज्म सेम सेम होंगे, जैसे ये भी सेम दिखने वाला, ये भी सेम दिखने वाला, तो उसको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। और दूसरी क्लोनिंग होती है थेरेप्यूटिक क्लोनिंग, मतलब आपने कोई थेरेपी देनी है, कोई पर्टिकुलर बीमारी ट्रीट करनी है, जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन का बोन मैरो बनाना है, तो आप यहाँ से सेल निकालोगे, उन सेल का यूज़ करके आप बनाओगे वही पर्टिकुलर सेल जो आपको चाहिए, पेनक्रियाज के, हार्ट के, या कोई और पर्टिकुलर चीज़, उसको बोलेंगे थेरेप्यूटिक क्लोनिंग। अब नेक्स्ट आता है कि मेथड क्या क्या हो सकते हैं क्लोनिंग के लिए। तो मेथड के अंदर 2 मेथड आते हैं इसके अंदर, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट मेथड में आता है स्प्लिटिंग ऑफ अर्ली एम्ब्रियो टू प्रोड्यूस क्लोन ट्विंस। हमने ये देखा था जब हम डिस्कस कर रहे थे एनिमल के अंदर, जब हमने एनिमल्स की क्लोनिंग करवाई थी, ठीक है, शिपिंग की क्लोनिंग करवा रहे थे उसके अंदर में, या हम कोई पर्टिकुलर, जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के बारे में देखा था एनिमल्स के अंदर, ठीक है। तो जिसमें हमने देखा था कि एम्ब्रियो को जो स्प्लिट कर रहे थे उसके अंदर में, एक हमारे पास में मेल था, यहाँ पे कऊ थी हमारे पास, तो यहाँ से स्पर्म को एंटर करवा रहे थे इसके अंदर, फिर एम्ब्रियो को बाहर निकाल दे रहे थे। उसके बाद जब एम्ब्रियो की कुछ ऐसी स्टेज आनी थी, वो डिवीज़न की स्टेज के ऊपर होना था, उस टाइम उसको तोड़ दे रहे थे, अलग अलग एम्ब्रियो में, छोटे छोटे एम्ब्रियो में डिवाइड कर दे रहे थे, और वो उन एक एक एम्ब्रियो के अंदर जो हमने पार्ट्स भी बनाए थे उनमें भी कैपेसिटी थी कि फुल ऑर्गेनिज्म बना दिया जाए, ठीक है। तो वही सेम यहाँ पे हमारे पास क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी है कि हम जो एम्ब्रियो होगा उसको तोड़ देंगे, फिर उसको ग्रो करने देंगे नेचुरल कंडीशन के अंदर, जैसे ही हमने डिस्कस किया था एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी जो कैटल के अंदर डिस्कस की थी, उसी की तरह उनको बनने देंगे, खुद ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। दूसरा, न्यूक्लियस ट्रांसफ़र करवाया जाएगा, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के सेल का न्यूक्लियस किसी जो हमारा डेवलप होने वाला एम्ब्रियो है या हमारा जो ओवम एग होता है उसके अंदर अगर आप ट्रांसफ़र कर दोगे उसको, तो जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर उसके मटीरियल होगा वही मटीरियल मैनिफेस्ट हो जाएगा, उसी ऑर्गेनिज्म का क्लोन बन जाएगा। इसके 2 टाइप के अंदर आता है, डोनर न्यूक्लियस कम्स फ्रॉम अ एम्ब्रियोनिक सेल एंड सोमेटिक सेल। तो अब इनको देखेंगे 1 बाय 1। डोनर न्यूक्लियस अगर एम्ब्रियोनिक सेल से आता है, एम्ब्रियोनिक मतलब एम्ब्रियो का जो सेल है, ब्लास्टोसिस्ट, उस टाइम जो हमारे पास सेल हैं वहाँ से आ रहे हैं। ये जो टॉपिक है हमारे पास, ये कई बार काफ़ी कम्प्लेक्स भी होते हैं, क्योंकि काफ़ी डीप इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए होती है। कई बार अगर आपको लगे कि इसमें समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, जैसे यहाँ पे अगर आपको कुछ समझ ना आया हो, पीछे कई बार भूल भी जाता है बंदा, तो आप बोल सकते हो, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें और डिटेल से देख लेंगे इसको, क्योंकि बेसिकली कई बार होता है कि टॉपिक काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, जो आप फर्स्ट टाइम उसको देखोगे वीडियो को तो उस टाइम समझना काफ़ी टिपिकल हो जाता है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी अगर अभी एम्ब्रियो की बात हो रही है, जाइगोट की बात हो रही है, स्प्लिटिंग की बात हो रही है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो, तो आप बता सकते हो। इसके लिए मैं फिर वीडियो बना दूंगा जिसमें और डिटेल से देख लेंगे इनको, क्योंकि अगर आप जर्नल बात करोगे जो बायोलॉजी पढ़ते होने उनके लिए तो ये पर्टिकुलर टॉपिक हो सकता है, एक पूरा टॉपिक हो सकता है। यहाँ पे तो एक छोटी स्लाइड के अंदर सब कुछ डिस्कस करना होता है, क्योंकि इतना ज़रूरी नहीं होता है इसके लिए। तो अगर आपको समझ नहीं आता इसमें से कुछ भी तो आप बता सकते हो उसके लिए। तो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र के अंदर डोनर न्यूक्लियस आता है एम्ब्रियोनिक सेल से। तो जो एम्ब्रियोनिक सेल हमने पीछे देखा, यहाँ से डोनर का न्यूक्लियस आता है उसके अंदर, ठीक है। यहाँ से हम न्यूक्लियस निकाल देंगे, एक पर्टिकुलर सेल निकालेंगे, उसका न्यूक्लियस हम डाल देंगे एक एग के अंदर,
तो उसको कहेंगे हम एम्ब्रियनिक न्यूक्लियस ट्रांसफ़र। और सोमेटिक सेल के अंदर जो बॉडी का सेल होगा, जो एक फुल ग्रोन पर्सन है, उसका सेल ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इनको देखते हैं वन बाय वन। तो जो डोनर न्यूक्लियस कम फ्रॉम एम्ब्रियो, तो ये हम देखेंगे। अब ये हमारे पास एम्ब्रियो है ऊपर, इससे हमने एक सेल निकाल लिया, इस सेल का हम न्यूक्लियस निकालेंगे, ठीक है। इस सेल का न्यूक्लियस हमने निकाल दिया। अब हमारे पास एक एग है, फीमेल का एग है एक, ठीक है। अब ये फर्टिलाइज नहीं हुआ है, सिर्फ फीमेल का एग हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया हुआ है। इसका न्यूक्लियस हमने बाहर निकाल दिया, क्योंकि अगर इसका न्यूक्लियस खुद डेवलप हो जाएगा, एग से अगर खुद ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, तो जो न्यूक्लियस में इन्फॉर्मेशन होगी उससे ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो फिर इस पर्सन का क्लोन नहीं बन सकता जो जिसका एम्ब्रियो हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो एम्ब्रियो का क्लोन तभी बनेगा जब एम्ब्रियो का न्यूक्लियस होगा इसके अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए होता है। इसका न्यूक्लियस हम बाहर निकाल देंगे। अब ये सेल खाली हो गया, अब ऊपर वाले का न्यूक्लियस निकाल के इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर जो हमारे जेनेटिक मटेरियल है वो आगे ऑर्गेनिज्म बनाएगा। अब ये बंदर जो होगा वो आइडेंटिकल होगा इससे, ठीक है। तो इसको कहते हैं डोनर न्यूक्लियस कम फ्रॉम एम्ब्रियोनिक सेल। एम्ब्रियोनिक सेल से डोनर का न्यूक्लियस आ रहा है। सेकंड हमारे पास आता है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। तो जो न्यूक्लियस होगा वो आएगा सोमेटिक सेल से। सोमेटिक सेल का मतलब कि एक बॉडी के अंदर सेल है जो कि अदर देन है सेक्स सेल से, जो हमारे सेक्स सेल होते हैं उससे अलग जो भी सेल हैं पूरी बॉडी के अंदर, उनको बोला जाता है सोमेटिक सेल। तो ये टिश्यू सेल डोनर है, और ये डोनर जो कि एग सप्लाई करेगा। यहाँ पे एक बात बताना भूल गया मैं, यहाँ पे जब ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा इनको, ये एग के अंदर आ गया। अब एग को यहाँ पे फर्टिलाइज नहीं करवाया जा रहा है, एग को इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है ताकि वो एक्टिवेट हो जाए। एग के अंदर न्यूट्रिशन का मीडियम तो पहले ही अवेलेबल है, आप सिर्फ उसको जेनेटिक मटेरियल दे रहे हो, उसके बाद वो पूरा ऑर्गेनिज्म बना दे रहा है। यहाँ पे हमारे पास फुल ऑर्गेनिज्म से सोमेटिक सेल को ट्रांसफर का न्यूक्लियस ट्रांसफर किया जा रहा है। तो अब इसके अंदर हमारे पास टिश्यू, इससे हम सोमेटिक सेल लेंगे, इससे सोमेटिक सेल लेंगे, ये इसका सेल ले लिया, इसका न्यूक्लियस हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये हमने इसका न्यूक्लियस बाहर निकाल दिया। ये हमने एग लिया, जो हमने पहले की प्रोसेस देखी, सेम प्रोसेस वही है, बस यहाँ पे सोमेटिक सेल से ले रहे हैं, पहले हमने एम्ब्रियोनिक से ले रहे थे। एग का न्यूक्लियस भी बाहर निकाल दिया। अब इसका जो खाली हमारा खोखा था एग का, उसके अंदर हमने डाल दिया ये वाला न्यूक्लियस जो हमने इससे लिया था, सोमेटिक सेल से न्यूक्लियस इसके अंदर डाल दिया। फिर उसको जर्नल डेवलपमेंट होने दी। अब जो क्लोन बनेगा वो किसकी तरह होगा, इसकी तरह क्लोन होगा वो। तो इन दोनों के जब सोमेटिक सेल को आप ट्रांसफर करोगे तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका पूरा क्लोन बना सकते हो आप। क्वेश्चन जो होगा वो काफ़ी सिंपल आएगा, आपको आगे देखेंगे किस तरीके का आएगा। तो एडवांटेज क्या क्या हो सकती हैं क्लोनिंग की। एक तो आप फार्म के जो एनिमल होते हैं, अगर अच्छे एनिमल हैं, सुपीरियर एनिमल हैं, उनकी आप क्लोनिंग कर सकते हो। दूसरा थेरेपेटिक क्लोनिंग कर सकते हो, मतलब कोई ऑर्गन या टिश्यू बनाना है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, वो आप इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। जैसे स्टेम सेल से किया जाता है, उसको भी क्लोनिंग ही बोलते हैं। और कोई एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीसीज़ हैं उनके क्लोन बना सकते हो आप। अगर आपने नॉर्मल ब्रीडिंग से उनकी जो तादाद है उसको बढ़ा नहीं पा रहे हो तो क्लोनिंग कर दो उनकी। और जो डिजीज़ है हमारी, जैसे पार्किंसन, डायबिटीज़, जिनके अंदर कोई पर्टिकुलर हार्मोन चाहिए, पेनक्रियास फंक्शन नहीं कर रही है डायबिटीज़ के अंदर, या आपके सेल डिजनरेट हो रहे हैं ब्रेन के, तो आप उनमें सेल डेवलप कर लो वैसे ही। तो वो भी एक क्लोनिंग है, एक पर्टिकुलर सेल से अलग अलग सेल और उसकी कॉपीज़ बनाना, वो भी क्लोनिंग है। और जो स्टेम सेल की एडवांटेज है वो भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इथिकल एस्पेक्ट, क्या क्या है इसके। तो पहली बात थी एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है ह्यूमन एम्ब्रियो की। हमने पहले डिस्कस किया एम्ब्रियो का जब न्यूक्लियर ट्रांसफर किया जाता है तो जिस एम्ब्रियो से हम न्यूक्लियस लेंगे उसको बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, क्योंकि वो बेसिकली आप उसको लेते हो एक एक्सपेरिमेंट के तौर के ऊपर। तो ह्यूमन एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय करना काफ़ी बड़ी बात है और इसको गलत भी माना जाता है। सेकेंड आता है कि जो क्लोन होंगे, अब क्लोन तो सेम ही होते हैं, जिसका क्लोन होगा वो उसी का तरह दिखेगा। तो अब क्या होगा, अगर एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती हैं, तो अगर वो उनके लिए ख़राब होती हैं तो वो तो सभी ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। तो ऐसा तो होगा नहीं कोई किसी के पास में स्पेशल कैपेबिलिटी है, वो सेम ही होंगे। तो उनके लिए एनवायरमेंट को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं ये। अभी तो हमें पता नहीं है इसके बारे में क्या आगे फ्यूचर के अंदर इशू क्रिएट कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले कई हज़ारों सालों में, ठीक है, ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर जाए। अभी तो हमारी कंडीशन नॉर्मल चली होती है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी सालों से चली हुई है और इनके जो रिजल्ट होते हैं वो काफ़ी टाइम के बाद ही पता चलते हैं। अब जीएम की बात चली है, तो जीएम अभी रिसेंट का ही कंसेप्ट है, हमें पता नहीं है वो किस तरीके से बिहेव करेगा एनवायरनमेंट के अंदर 100 से 200 सालों के बाद। तो उतनी हमें रिसर्च चाहिए होती है, ठीक है। तो उसके लिए ये जेनेटिकली पॉपुलेशन जो होमोजीनस होगी वो हार्मफुल हो सकती है एनवायरनमेंट के लिए। अब आप मान लो कि एक सुपीरियर आपने वैरायटी देख ली, आप उसके ही क्लोन बनाते जा रहे हो, तो अब तो ऐसा होगा जो बेचारे एवरेज है वो तो, या तो पीपल की भी बात करोगे आप, कोई सुपीरियर आपके पास क्वालिटी है, आप सिर्फ किसी की हाइट बढ़ा दी, इंटेलिजेंस बढ़ा दी, वो सब कुछ आप इंक्रीज़ करते जा रहे हो, लेकिन जो एवरेज पीपल हैं वो तो फिर नीचे रह जाएंगे। एक तरीके से आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो,
नेचर ने जो बनाया है, नेचर ने सब कुछ अलग अलग बनाया है, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो उनके बीच। फोर्थ आ गया सोमेटिक सेल, जो मैंने सोमेटिक सेल बताया आपको कि अडल्ट जो हमारे पास शिप थी, ये जो हमारी शिप थी इसका सोमेटिक सेल, इसका अडल्ट सेल ले रहे थे। अब हो सकता है इतना टाइम ये जिंदा रह चुकी है यहाँ पे, इसमें कोई बीमारियाँ हो गई हों। अब उस बीमारियों को कैरी करते हो अगर आप सेल को ट्रांसफ़र करोगे इसका, तो जो क्लोन बनेगा वो तो बीमारियों के साथ पैदा होगा। तो ये तो काफ़ी गलत बात होगी, आप किसी को पैदा ही बीमारियों के साथ करवा रहे हो, ये तो इथिकल इशू हो गया। लास्ट है हमारे पास रिलीजियस और फिलोसफिकल एस्पेक्ट है इसके अंदर, मतलब रिलीजन के अंदर माना जाता है कि बर्थ देना भगवान का काम है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी ये गलत है, ये आप किसी ऑर्गेनिज्म को बर्थ दे रहे हो। और ये हमारे पास क्वेश्चन था 2017 में आया था आई थिंक ये, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन ऑफ बायोलर विसीड्स, मैन्युफैक्चर ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्री ऑफ डिजीज। तो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था अगर आपके बेसिक क्लियर होते तो। सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, क्लोनिंग करनी थी ऑर्गेनिज्म की, तो ये हमने रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग वो भी देख लिया, क्लोनिंग क्या होती है वो भी देख लिया, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। मेंस के अंदर क्वेश्चन आ सकता है इससे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है 3 पेरेंट बेबी, मतलब 3 माता पिता का बच्चा, 3 पेरेंट बेबी, जैसा कि पिक्चर के अंदर भी देख सकते हो 3 पेरेंट का बच्चा है। तो सबसे पहले आपको समझनी पड़ेगी बच्चे की मेन प्रोसेस क्या होती है, बच्चा किस तरीके से पैदा होता है, और ये 3 पेरेंट का बच्चा क्यों बोला जा रहा है इसको। तो सबसे पहले हमारे पास एक मेल होता है, एक फीमेल होती है, ठीक है। मेल का हमारे पास स्पर्म होता है और फीमेल का एग होता है, जिन दोनों की मेटिंग होती है, इन दोनों की मेटिंग होती है, फिर हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है। उस जो मेटिंग होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो अब जब ये दोनों मिलते हैं तो एक जाइगोट बनता है। अब जो एग है, एग के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, ठीक है। स्पर्म है हमारे पास ऊपर, इसके अंदर भी डीएनए। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो ये बेबी बनाते हैं, और बेबी के अंदर भी कुछ डीएनए का पार्ट होगा। लेकिन जो हमारा सेल है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए होता है। वैसे सेल का जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास में अपना डीएनए होता है, ठीक है। उसके पास में थोड़ा सा डीएनए होता है, जो कि थोड़ी सी जीन्स होती हैं उसके अंदर, और जीन जैसे मैंने आपको बताया था प्रोटीन के लिए कोड करती हैं, और प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए मोस्ट ऑफ द फंक्शन के लिए ज़रूरी होती है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव है, जो कि सिर्फ मदर से पास हो रहा है, फादर से माइटोकॉन्ड्रिया पास नहीं हो रहा, तो जो हमारा आगे जाइगोट बनेगा उसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव होगा, और आगे जो जनरेशन जाएगी उनकी, जो बच्चा बड़ा हो जाएगा उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमने जो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है मदर के एग के अंदर, इसको रिप्लेस करना है। इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी या 3 पेरेंट बेबी। तो इसको और क्लियर ढंग से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेल है, सेल के अंदर मेन न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास डीएनए है, ठीक है। मेन जेनेटिक मटीरियल डीएनए, जो कि फादर और मदर दोनों पास करेंगे बच्चे को। लेकिन जो हमारे पास सेल है उसके बाहर एक और ऑर्गेनेली है, मतलब एक और ऑर्गेनेली है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, चाहे थोड़ी मात्रा के अंदर प्रेजेंट है। जैसे ये जो डीएनए होगा इसके अंदर, ये राउंड अबाउट 20,000 to 30,000 जीन तक कोड करेगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास है ये 40 to 50 सिर्फ इतनी अगर जीन को कोड करेगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की अगर जीन डिफेक्टिव हैं तो वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं बच्चे के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी को कोई भी प्रोसेस करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमारी बॉडी यूज़ करती है एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो एटीपी होता है इसकी फॉर्मेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वॉल्स के अंदर। एक प्रोसेस होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, आपको पता होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके अंदर हमारी एटीपी की क्रिएशन होती है। अब एटीपी जिस हमारा बॉडी पार्ट है उसमें अगर ज़्यादा चाहिए, जैसे मसल के अंदर एटीपी ज़्यादा चाहिए, मसल को एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे वो मसल के जो सेल होंगे उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। और अगर किसी पार्ट को कम चाहिए तो उसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव हुआ किसी पर्सन का, तो आप समझ सकते हो हमारे ब्रेन को एनर्जी चाहिए, उसको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। हमारे अदर बॉडी पार्ट, हमारी मसल के अंदर डिफेक्ट आ सकता है, कोई भी हमारा बॉडी पार्ट जिसको हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है उसके अंदर काफ़ी इशू क्रिएट हो सकते हैं अगर माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव हो बच्चे के पास। तो बच्चे के पास माइटोकॉन्ड्रिया जाता कैसा है वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे मेल फीमेल, मेल का स्पर्म है हमारे पास और फीमेल जो है उसका एग है। अब न्यूक्लियस जो डीएनए है, मेनली नॉर्मल जो डीएनए है न्यूक्लियस वाला, वो तो दोनों का जा रहा है बच्चे के अंदर। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो ये वाला डीएनए है ये सिर्फ मदर का जाता है, ठीक है। यहाँ पे
माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए नहीं जाएगा, सिर्फ मदर का जाएगा। तो अगर ये डिफेक्टिव है तो आगे बच्चे को प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसको बाहर निकाल दिया जाता है, इसको बाहर निकाल के रिप्लेस कर दिया जाता है, उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो 3 पेरेंट बेबी में एक्चुअल में क्या होगा, ये हमारे पास मदर का एग है जो कि डिफेक्टिव है, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये जो आपको रेड रेड कलर के अंदर दिख रहे हैं ये डिफेक्टिव है, मतलब ये अच्छे नहीं है, बच्चे के अंदर अगर जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बाकी प्रोसेस सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो न्यूक्लियस है मेन, ठीक है, ये इसका जो मेन न्यूक्लियस है वो तो अच्छा है, उसके अंदर जो डीएनए है वो तो काफ़ी अच्छा है, तो उसको हम बाहर निकाल देंगे। अब उसको हमने बाहर निकाल दिया, अब हम देखेंगे डोनर्स एग, एक फीमेल और लेंगे, कोई थर्ड पर्सन, उसका हम एग ले लेंगे, ठीक है, आर्टिफिशियली उसका एग निकाल लिया जाएगा। अब आप क्या करोगे, उसका डीएनए जो मेन न्यूक्लियस है, अगर उसका जो एग है उसको फर्टिलाइज किया जाता है तो क्या होगा, जो मेन मदर होगी हमारे उसके करेक्टर नहीं आएंगे बच्चे के अंदर, लेकिन मेन मदर का जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसके अंदर जो डीएनए है उसको हमने बाहर निकाल दिया है, मतलब मदर के करेक्टर आएंगे। जैसा मैंने आपको बताया न्यूक्लियस के अंदर मोस्ट ऑफ द जो जीन्स होती हैं न्यूक्लियस के अंदर रिप्रेजेंट होती हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर थोड़ी सी 40-50 जीन प्रेजेंट होती हैं, तो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चे के ऊपर। तो हम मेन जो न्यूक्लियस होगा मदर का उसको बाहर निकालेंगे और फिर डोनर का एग लेंगे, डोनर के एग से हम उसका न्यूक्लियस बाहर निकाल देंगे और उसको फेंक देंगे, उसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो मदर का न्यूक्लियस है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे हम एग के अंदर, जो कि किसी और थर्ड पर्सन से लिया हुआ है। तो एक हमारे पास ये है जिसका स्पर्म है फादर, ये हमारे पास मदर है, और ये हमारे पास थर्ड पर्सन है जिसका हम एग यूज़ कर रहे हैं सिर्फ। अब यहाँ पे देखो ट्रांसफ़र कर दिया, मदर का जो न्यूक्लियस था उसको ट्रांसफ़र कर दिया फीमेल के एग के अंदर। अब जो फर्टिलाइजेशन होगी, अब फादर का जो स्पर्म है उससे फर्टिलाइजेशन करवाई जा रही है लैब की कंडीशन के अंदर, तो दोनों ने फर्टिलाइजेशन की। अब जो बच्चा बनेगा वो हेल्दी होगा क्योंकि उसके अंदर डिफेक्टिव जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है वो नहीं है। तो ये सब हमने देख लिया पहले। नॉर्मली अ वोमेन पासिस हर माइटोकॉन्ड्रिया टू हर ऑफस्प्रिंग, अपने बच्चे को पास करती है अपने एग के थ्रू। डैड का स्पर्म जो होता है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता इसके लिए, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पास नहीं करता डैड का स्पर्म, लेकिन जो मदर है मदर का एग इसको पास करता है। दीज ऑर्गेनली आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ जीन्स, जस्ट 37-40, ठीक है, ये वेरी कर सकती हैं, इतनी सी जीन के लिए डीएनए को सिर्फ कैरी करता है ये। और जैसे 20,000 तक की जो जीन होती हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो मतलब न्यूक्लियस तो अच्छा है मदर का, लेकिन जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी जो 37 जीन है उनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे को आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो हमने टेक्नोलॉजी देखी इसके द्वारा ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। और अगर इसको जो डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम ट्रांसफ़र करें, उसको एज इट इज़ रहने दें, तो जो ऑर्गन हमारे ज़्यादा एनर्जी नीड करते हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे ब्रेन, मसल। और जो एक बार आपने ट्रांसफ़र कर दिया उसकी कोई क्योर नहीं है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ख़राब आपका ट्रांसफ़र हो चुका है तो उसकी अभी तक के हिसाब से हमारे पास क्योर नहीं है। बाद में हो सकता है, जैसे जीन थेरेपी, आगे देखेंगे जीन थेरेपी क्या होती है। अगर मान लो 37 में से कोई जीन ख़राब है, कोई म्यूटेटेड जीन है, तो आप उस जीन को सिर्फ रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। अब ये टेक्नोलॉजी इतनी जो है अफोर्डेबल भी नहीं है और इतने ज़्यादा हमारे पास एफिशिएंसी भी नहीं है कि हम इनको अप्लाई कर सकें। अभी रिसर्च चल रही है ह्यूमन जीनोम के बारे में, हम समझ रहे हैं, तो अभी हमारे पास क्योर नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया की बीमारी की, लेकिन इन फ्यूचर ये हो सकता है। लेकिन अभी के लिए ये इसको क्योर नहीं किया जा सकता, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। एडवांटेज हम समझ गए, डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया अगर पास होता है तो वो मसल में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और मेनली जिन ऑर्गन को एनर्जी चाहिए जैसे हार्ट और आँखों, सबको मतलब ख़राब कर सकता है ये, ठीक है, ये कुछ नहीं, ये वेस्ट है। अब हमारे पास एडवांटेज देख ली, अब देखेंगे डिसएडवांटेज, क्योंकि मेंस के अंदर क्वेश्चन आएगा, उसमें एनालाइज करने के लिए पूछते हैं। मेंस के अंदर आ सकता है क्वेश्चन इसके ऊपर भी, माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, या आपको पूछ सकते हैं कि 3 पेरेंट बेबी के बारे में बताओ। तो ये हमारे पास क्या, सबसे पहला जो इथिकल के अंदर बाउंड्री आएगी, सबसे पहला तो ये कि आप छेड़छाड़ कर रहे हो, जो नेचर ने चीज़ें बनाई हुई हैं उसके साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो, वो सबसे पहले आता है। तो क्रिटिक्स से दैट माइटोकॉन्ड्रिया डोनेशन इज अ स्टेप टू फार क्रॉसिंग द इथिकल बाउंड्रीज। तो आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए, आपको भगवान ने जो हमारे लिए लाइफ बनाई हुई है उसके जो दायरे बनाए हुए हैं, अगर भगवान चाहता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो आपको उसको एज इट इज़ रहने देना चाहिए, आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कुदरत की प्रोसेस में। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास ये 3 जो हमारे पास नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज हैं इसकी, वो इस बात पे आधारित हैं कि हमें माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है अभी। माइटोकॉन्ड्रिया की जीन के बारे में हमें बेसिकली बॉडी के बारे में भी जीन्स के बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। डीएनए का एक लार्ज पार्ट अनकोडेड है,
हमें उतना ज़्यादा भी एडवांसमेंट नहीं हुई है, माइटोकॉन्ड्रिया को अंडरस्टैंड नहीं किया गया है। हो सकता है जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो वो कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बताया कि जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया ये एटीपी की क्रिएशन करता है। यहाँ पे जो आप सांस लेते हो ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन होती है यहाँ पे, मतलब सेल की रेस्पिरेशन, जो आप सांस लेते हो वो यहाँ पे एक्ट करती है और एटीपी का निर्माण होता है यहाँ पे। और इसी सांस की सेल रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर जंक भी क्रिएट होता है, जो जंक धीरे धीरे माइटोकॉन्ड्रिया में म्यूटेशन क्रिएट करता रहता है। और आपकी एजिंग की प्रोसेस, जो आप बुढ़े होते हो, वो भी रिलेटेड होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया से। तो ये जो हमारी प्रोसेस है माइटोकॉन्ड्रिया की, एक्सपर्ट हैव वॉर्न दैट 3 पेरेंट बेबी कुड बी एट ग्रेटर रिस्क ऑफ कैंसर। जो बेबी 3 पेरेंट बेबी बनाया हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास फादर का स्पर्म है और एग का जो न्यूक्लियस है वो मदर का है और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो थर्ड पेरेंट के हैं, तो उससे कैंसर के रिस्क हो सकते हैं, क्योंकि हमें माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग के बारे में पूरा पता नहीं है। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो रेस्ट ऑफ द डीएनए, जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है उससे फास्ट म्यूटेट करता है, मतलब बदलता रहता है वो। म्यूटेट का मतलब होता है कोई सीक्वेंस चेंज होना एज टाइम पीरियड के साथ में, और म्यूटेशन जनरली हार्मफुल ही होती हैं, तो वो जल्दी फास्ट म्यूटेट कर जाता है। तो हो सकता है कैंसर की संभावनाएं हो सकती हैं, या प्री मैच्योर एजिंग हो सकती है, अपनी एज के पहले ही वो बुढ़ा होने लगे या बुढ़ी होने लगे। थर्ड है हमारे पास, देर आर न्यूमरस रिस्क associated with this technology. These include most notable the possibility that developmental disability and diseased baby. तो ये बोल रहे हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया की अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट नहीं है, तो हो सकता है कि डेवलपमेंट जब बेबी की होती है तो उसमें कोई डिसेबिलिटी क्रिएट हो जाए, कोई नई बीमारी को जन्म दे दे जो हमें पता ही नहीं है अभी। एंड फोर्थ है कि अबेरेशन कुड लीड टू डेवलपमेंटल डिफेक्ट। ये सेम ही हो गया ऊपर वाले पॉइंट की तरह ही, जो अगर चेंज आता है कुछ भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया जल्दी म्यूटेट करता है, तो वो डेवलपमेंट के अंदर डिफेक्ट क्रिएट कर सकता है। और जो बीमारियां पहले से हो रही थी बच्चे के अंदर, वो बीमारियां और तेज़ी से हो सकती हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया से डिफेक्ट से अगर आपके ब्रेन को एनर्जी नहीं पहुंच रही थी तो उसका ब्रेन डेड हो सकता है, आपके हार्ट फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, आपका कोई भी ऑर्गन इफेक्ट हो सकता है, तो वो प्रोसेस और फास्ट भी हो सकती है इससे। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब हमने माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी देख ली, अब देखेंगे जीन थेरेपी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर के अंदर देखा था जीन क्या होती हैं, उसके अंदर मैंने आपको बताया था किस तरीके से हमारी बॉडी फंक्शन करती है, पूरी बॉडी का चार्ट बना के दिखाया था किस तरीके से हमारी बॉडी कौन सी चीज़, जैसे सबसे पहले हमारे पास डीएनए है जो कि मेन स्ट्रक्चरल यूनिट है, डीएनए। फिर हमारा डीएनए के अंदर ही डीएनए का ही सेगमेंट है एक जीन, जो कि कोड करता है किसी चीज़ के लिए, ठीक है। डीएनए जो जीन्स हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं एमआरएनए की फॉर्म में, फिर ये एमआरएनए जाके हमारी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, वहाँ पे प्रोटीन बनाता है। और प्रोटीन हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को रेगुलेट करती है, मतलब प्रोटीन हमारी बॉडी में मशीन की तरह काम करती है, अलग अलग फंक्शन करती है, हर फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ रोल होता है, और सेल की फॉर्मेशन के अंदर ही प्रोटीन का काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो इस तरीके से डीएनए रेगुलेट करता है, जो डीएनए मदर और उसके फादर से मिला हुआ है वो बताएगा कि बच्चा कैसा होगा, वो प्रोटीन के थ्रू बताएगा, खुद वो बता नहीं सकता डायरेक्टली जाके, लेकिन प्रोटीन के थ्रू बॉडी को बताएगा कि बच्चा आपका कैसा होगा, उसकी आंखें कैसी होंगी, उसका कलर कैसा होगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें वो बताता है। तो जीन थेरेपी का मतलब है सबसे पहले जीन डीएनए का सेगमेंट जो कि कोड करता है। तो अगर वो किसी चीज़ के लिए कोड कर रहा है, वो कोई चीज़ बना रहा है आपकी, अगर उस चीज़ के अंदर आपको डिफेक्ट लगता है तो इसका मतलब होगा कि जिस जीन ने उसको बनाया उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम है। अगर उस जीन के अंदर प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ उसी जीन को बाहर निकाल सकते हो और नई जीन डाल सकते हो वहाँ पे, तो उसको बोलते हैं जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी के अंदर सबसे पहले यहाँ पे देखो डायग्राम के अंदर, सबसे पहले हमारे पास सेल है, सेल हैज़ डिफेक्टिव जीन। तो ये जीन डिफेक्टिव है, जीन कोई आगे करेक्टर मैनिफेस्ट कर रही है पर्सन के अंदर, अगर ये डिफेक्टिव है तो इसको बाहर निकाल दिया जाएगा, या फिर इसके साथ एक और जीन एंटर करवा दी जाएगी। तो ये हमारे पास एक और जीन एंटर होगी जो कि सेम फंक्शन कर रही है, उसको बोलेंगे जीन थेरेपी। तो सबसे पहले थोड़े से बेसिक देख लेते हैं जो हमने पहले देख लिए हुए हैं, लेकिन मैं बार बार इसलिए बताता रहता हूँ ताकि 2-3 बार देख के, जितनी बार भी आप देखोगे आपको समझ आ जाए, चीज़ें याद हो जाएं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए एक बार में देखने से याद नहीं होता, और फिर बाद में वीडियो को रिवाइंड कर करके देखना भी काफ़ी बोरिंग होता है। तो कोई भी पर्सन है उसके अंदर पर्टिकुलर उसकी बॉडी का सेल के अंदर बीच में न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट है। तो डीएनए जब रेस्ट फॉर्म के अंदर होगा, जैसे ये न्यूक्लियस है तो इस तरीके का दिखेगा जलेबी फॉर्म में, और जब सेल को डिवाइड करना होगा तो वो इस फॉर्म में दिखेगा हमें, ठीक है। ये सेल
ये न्यूक्लियस इसका, और क्रोमोजोम की फॉर्म में दिखेगा, वो कंपैक्ट होकर क्रोमोजोम की फॉर्म में, जब उस सेल को कुछ फंक्शन करना है, डिवाइड करना है। और क्रोमोजोम को अगर आप खोलोगे तो ऐसे डीएनए मिलेगा, और डीएनए का ये क्रोमोजोम, इसको जब खोलोगे तो डीएनए मिलेगा, और डीएनए का ऐसा सेगमेंट जो कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कोड कर रहा है उसको कहते हैं जीन। ठीक है, पूरा डीएनए कोड नहीं करता, कुछ सेक्शन उसके कोड करते हैं, कुछ का हमें पता नहीं है, हम सोचते हैं वो डेड डीएनए है, लेकिन वो भी कुछ काम करता होना, हमें उसके बारे में भी जानकारी नहीं है। लेकिन डीएनए का जो सेगमेंट कोड कर रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए उसको कहते हैं जीन। अब जीन जो हैं आगे ट्रांसफ़र होंगी, जैसे यहाँ पे डीएनए के अंदर जीन्स हैं, जीन से आरएनए एमआरएनए बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और फिर ट्रांसलेशन की प्रोसेस से प्रोटीन बनती हैं। और प्रोटीन, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन करती है। जैसे आपकी मसल के अंदर जो प्रोटीन होती है एक्टिन एंड मायोसिन, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, जो मेन आपकी मसल का फंक्शन है उसमें हेल्प करती है। एक्टिन मायोसिन वो एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन जो कि आपके ब्लड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपकी प्रोटीन है। इम्यूनोग्लोबिन जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, फॉरेन जो एलिमेंट हमारी बीमारियों के एजेंट जो हैं, बैक्टीरिया वायरस एंटर होंगे, उनसे जो लड़ते हैं उनको बोलते हैं एंटीबॉडीज़, तो वो भी इम्यूनोग्लोबिन जो है प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। इंसुलिन जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है, मतलब शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, उस इंसुलिन को भी प्रोटीन बनाती है। एंजाइम, ये एंजाइम जो है रूबिस्को प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर जो हमारी फेरिटीन है, ये आयरन स्टोरेज प्रोटीन है। स्पाइडर सिल्क प्रोटीन एंड रोडोप्सिन जो कि आइज़ के अंदर होती है। तो ये सभी प्रोटीन, मतलब ये तो सिर्फ नॉर्मल सा एग्जांपल है, लेकिन प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फंक्शन करती है। अगर मानो यहाँ पे एक जीन जो है जो कि कोड कर रही है इंसुलिन के लिए, उसमें डिफेक्ट आ जाए तो इंसुलिन अच्छे से नहीं बनेगी। अब अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन अच्छे से नहीं बनेगी तो आप खाना खाओगे, जैसे ये ह्यूमन बीइंग है, ये खाने की प्लेट है, आप खाना खाओगे, खाने के अंदर शुगर होते हैं, ठीक है। तो जो शुगर इसके अंदर जाएगी ग्लूकोज की फॉर्म में, इसके अंदर चलेगी, डाइजेशन होके अंदर ग्लूकोज जो है, तो जो इंसुलिन है वो क्या करती है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेती है बॉडी के अंदर, मतलब उसको कम कर देती है बॉडी के अंदर शुगर की अमाउंट को। अगर ये इंसुलिन कम हो जाए, क्योंकि इसकी जीन जो है वो डिफेक्टिव है, तो इंसुलिन बनना कम हो गया और बंदे को या लड़की को शुगर हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है उस पर्सन को। तो अब अगर आपको उसको ट्रीट करना है, ऐसे आप ट्रीट नहीं कर सकते नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर में। शुगर के डायबिटीज़ के कितने पेशेंट होते हैं हमारे पास, लेकिन अगर हमारे पास जीन थेरेपी की टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के अंदर आ जाती है तो आपको पता होगा जो सेगमेंट इंसुलिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो अच्छे से बिहेव नहीं कर रही हैं तो उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, या उनके साथ में ही कोई अच्छी सी जीन डाल देंगे हम जो कि कोड करेगी इंसुलिन को, और डायबिटीज़ को ट्रीट किया जा सकता है। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है जीन थेरेपी का। तो जीन थेरेपी इज़ अ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक दैट यूजेस जीन टू ट्रीट वेरियस डिजीज। तो इसमें जीन्स को यूज़ किया जाता है। पेशेंट की जीन अगर डिफेक्टिव है तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब कोई उसकी जगह कोई और जीन डाल सकते हैं, उसको बाहर निकाला जा सकता है, नॉकिंग आउट कर सकते हैं उसको। जो म्यूटेटेड का मतलब होता है म्यूटेशन होना किसी चीज़ के अंदर, डीएनए का सीक्वेंस है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज हो गया है, उसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। म्यूटेशन के अंदर अगर आपने एक्समैन मूवी देखी हो तो उसके अंदर म्यूटेंट होते हैं वो, लेकिन उनको कुछ पावर्स मिली होती हैं, लेकिन जनरली वर्ल्ड के अंदर म्यूटेशन जो होती हैं बॉडी के अंदर वो हार्मफुल होती हैं। एंड उसको बाहर निकाला जा सकता है, नॉकआउट कर सकते हैं, या वो जीन भी रहेगी और साथ में नई जीन भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये हमारी जीन थेरेपी है, जो सेम हमने पहले देखा था। ये सेल है, इसके अंदर डिफेक्टिव जीन है, इसके साथ हमने एक और डाल दी, या आप अगर डायग्राम के अंदर बताना चाहोगे ऐसे आप यहाँ पे एरो लगा के सिर्फ एक बॉक्स बना दिया, दूसरा बॉक्स बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो एक को आप नॉकआउट भी कर सकते हो, बाहर भी निकाल सकते हो। एक हमारे पास न्यूज़ थी 2017 के अंदर, ये न्यूज़ आई थी। इसमें न्यूज़ थी कि यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्ड यस्कार्टा थेरेपी टू ट्रीट अडल्ट विद सर्टेन टाइप ऑफ लार्ज बी सेल लिम्फोमा ब्लड कैंसर। मतलब एक ब्लड कैंसर का टाइप है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो इनका डिपार्टमेंट है उन्होंने अप्रूव कर दिया था कि यस्कार्टा थेरेपी को। तो यस्कार्टा थेरेपी क्या थी, इसमें क्या किया जा रहा था, ये एग्जाम्पल के तौर पे ऊपर आप समझ सकते हो। इसके अंदर क्या किया जा रहा था, ये ब्लड कैंसर को ट्रीट करना चाहते थे, ठीक है। तो आप वर्ड्स की कम्प्लेक्सिटी पे मत जाओ, सीधा यस्कार्टा थेरेपी और ब्लड कैंसर, यस्कार्टा थेरेपी से ब्लड कैंसर को ट्रीट करना है। और यस्कार्टा थेरेपी में एक चीज़ यूज़ की जा रही थी जिसको बोलते हैं काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, जिसको यूज़ किया जा रहा था। तो अब इसके बारे में देखेंगे। तो यस्कार्टा थेरेपी जैसे जीन थेरेपी भी, अब जीन कौन कौन से सेल में प्रेजेंट होती है, एक होती है सेक्स सेल के अंदर, जैसे एग और हमारे पास फॉर्म है उनके अंदर। एक हमारे सोमेटिक सेल मतलब जो सेक्स सेल के अलावा, इनके अलावा कौन हो सकते हैं, जैसे स्किन का सेल हो गया आपका,
इन दोनों के बीच अगर आप अपने स्किन के सेल के अंदर जीन को ट्रांसफर करोगे तो उसको बोलेंगे सोमैटिक सेल जीन थेरेपी, क्योंकि वो सोमैटिक सेल में कर रहे हैं। अगर सेक्स सेल के अंदर करोगे उनको बोलेंगे जर्म लाइन, ठीक है, मतलब सेक्स सेल से रिलेटेड है। उनके अंदर अगर आप जीन को रिप्लेस करोगे, उनको बाहर निकालोगे या उसके साथ में जीन ऐड करोगे तो उसको बोलेंगे हम जर्म लाइन जीन थेरेपी। तो जो यस्कार्टा थेरेपी है ये थी हमारी सोमैटिक सेल थेरेपी, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या करना था, ये ट्रीट कर रही थी ब्लड कैंसर को। तो ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे इसको पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आते हैं यहाँ पे, ऐसे कम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए। तो जो हमारे पास बॉडी हमारे कैसे फंक्शन करती है, हमारी बॉडी के अंदर कोई बाहर से, जैसे मान लो कि ये किसी पर्सन की बॉडी है, ये किसी पर्सन की बॉडी है, उसके बॉडी के अंदर पहले से ही हमारा ब्लड है। ब्लड के अंदर अगर शायद मैंने बताया हो आपको, ब्लड है, ब्लड के अंदर आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं और प्लेटलेट होती हैं, ठीक है। ये इन तीन चीज़ों, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि हमारी ऑक्सीजन को कैरी करता है। डब्ल्यूबीसी फाइट करता है अगर बाहर से कोई एंटीजन आता है, ठीक है, कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, बैक्टीरिया वायरस आता है, उनसे फाइट करता है ये। और प्लेटलेट क्या करती हैं, प्लेटलेट ब्लड की कोएगुलेशन में हेल्प करती हैं। अगर आपको कट लग जाता है कहीं पे तो थोड़े टाइम बाद आपको पता है ब्लड उस जगह से बहना बंद हो जाता है, वहाँ पे थिक्का क्रिएट हो जाता है। तो वो जो क्रिएशन होती है वो प्लेटलेट के द्वारा होती है। तो यहाँ पे वर्क आता है डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी में एक टाइप है टी सेल, ठीक है, टी सेल एक टाइप है डब्ल्यूबीसी के अंदर। तो हमने बॉडी बनाई थी यहाँ पे पर्सन की, टी सेल याद रखना। अब ये जो टी सेल हैं अगर बाहर से मतलब कोई भी सेल डिफेक्टिव हो जाता है अगर, तो उसकी पहचान जो हमारी नॉर्मल एंटीबॉडीज़ होती हैं वो पहचान लेती हैं नॉर्मल सेल को, ठीक है। जैसे अगर मान लो कोई सेल डिफेक्टिव है या एंटीजन बाहर से आया हुआ है तो जो हमारा टी सेल होगा वो पहचान लेगा उनको। लेकिन हमारे पास कैंसर सेल के अंदर क्या हो रहा है, उनमें छुपने की कैपेबिलिटी है, उनको पता नहीं लग रहा है। जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल हैं वो उनको पहचान नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वो उनको पहचान नहीं पा रहे कि कौन सा सेल है। जैसे यहाँ पे अगर टी सेल भी प्रेजेंट है तो वो कैंसर जो सेल है ब्लड के अंदर उसको पहचान नहीं पा रहा है कि ये डिफेक्टिव है। अगर वो उसको पता लग जाए तो उस सेल को वो खा जाएगा, ठीक है, मतलब उसको डंप कर देगा। लेकिन उनके पास छुपने की कैपेबिलिटी आ चुकी है, वो छुप चुके हैं इससे। तो जो हमारे पास लेफ्ट साइड के अंदर पिक्चर है, ये सोचो ये पर्सन टी सेल है हमारा, ठीक है, और इसको दिख नहीं रहा है यहाँ पे एंटीबॉडीज़, ये हमारी एंटीबॉडी है टी सेल। एंड यहाँ पे हमारे पास कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर है या हमारे पास ब्लड कैंसर के अंदर कैंसरस सेल है। तो जो कैंसरस सेल हैं वो छुप चुके हैं, इसको दिख नहीं रहे हैं वो अंधेरे के अंदर, लेकिन इसके पास में पावर्स नहीं है मतलब। लेकिन हमने क्या किया इस थेरेपी के अंदर, हमने क्या किया, इस जो टी सेल था इसको बॉडी से बाहर निकाला, मतलब ब्लड थोड़ा सा बाहर निकाला और इसके अंदर कुछ पावर्स दी। जैसे ये टी सेल था इसको एक और पावर दे दी, इसके पास शक्ति लगा दी एक और, जिसकी वजह से ये रिकॉग्नाइज कर पाएगा। तो अब इसको फिर से एंटर करवा देते हैं अंदर। पहले तो इसके पास शक्ति नहीं थी कि ये रिकॉग्नाइज कर पाए, अगर ये पहचान लेगा तो ये ट्रीट कर लेगा उसको। अब इसमें हमने एनर्जी डाल दी कि अब तू देख पाएगा उनको। तो अब जो हमारे पास राइट साइड में पिक्चर है, अब इसने पहचान लिया कौन सा सेल कैंसरस है, अब वो अटैक करेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी वर्क करती है यस्कार्टा थेरेपी। तो इसके अंदर यूज़ किया जाता है, जो हमने इसको पावर दी थी उस पावर का नाम है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, ठीक है। तो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझो इसको। अगर न्यूज़ के अंदर फिर से रिपीट हुआ तो आपको समझ आ जाएगा, नहीं तो न्यूज़ के अंदर कोई ना कोई और टाइप की थेरेपी आएगी, तब आपको ये समझने में हेल्पफुल होगा। तो ये कार टी सेल टी सेल जो मैंने आपको बताया डब्ल्यूबीसी का पार्ट होता है, उन सेल की बात हो रही है। उनके ऊपर आप पावर लगाओगे कोई, उस पावर को बोलेंगे काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, और वो वर्क करेंगे, बॉडी के अंदर जाएंगे और किल कर देंगे पेशेंट के कैंसरस जो सेल होते हैं। और ये एक्ट करता है एज ए लिविंग ड्रग। लिविंग ड्रग का मतलब होता है जो आपकी दूसरी बीमारियां होती हैं, जो आप गोलियां वगैरह खाते हो वो तो मरी हुई होती हैं, ठीक है, वो केमिकल हैं, आप केमिकल खाते हो वो आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जिंदा चीज़ के ऊपर, आपका सेल जिंदा है, उसके अंदर जो टी सेल है वो भी लिविंग है, अगर वो लिविंग सिस्टम का पार्ट है तो आप ब्लड को बाहर निकाल रहे हो, उसके अंदर जो टी सेल है उनमें चेंजेस कर रहे हो, तो आप एक तरीके से लिविंग ड्रग दे रहे हो, जिंदा चीज़ अंदर डाल रहे हो जिसकी वजह से ट्रीटमेंट होगा। तो ये जो हमने सब कुछ पढ़ा वो सेम है। एंटीजन जो फॉरेन से पार्टिकल आता है बॉडी पे अटैक करने के लिए, जिसको प्रतिजन कहते हैं। एंटीबॉडीज़ प्रतिरक्षी कहते हैं इनको, जो कि बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। एंटीबॉडीज़ डिफेंड करती हैं बॉडी को। तो जो हमने अभी देखा वो सब ऐसा ही यही सेम लिखा हुआ है यहाँ पे।
तो हमने देख लिया किस तरीके से टी सेल पहले रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था, हमने उसको काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर दिया बाहर निकाल के, दूसरे में वो रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया उसने। एप्लीकेशन क्या हो सकती हैं? एप्लीकेशन फर्स्ट तो ये है कि आप जेनेटिक जो बीमारियाँ होती हैं बच्चे के अंदर, कोई बीमारी है जन्म से उसके पास बीमारी है, उसके मदर फादर से ट्रांसफ़र हुई है, तो आप जीन थेरेपी से उस जीन को नॉकआउट कर सकते हो। अगर उसको गलत जीन पास हो गई है तो आप नॉकआउट कर सकते हो। जैसे माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के अंदर देखा, अगर आपको लगता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव है, उसके अंदर कोई जीन है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो आप उसको बाहर निकाल सकते हो और बच्चा जो है बीमारी से फ्री पैदा होगा। नेक्स्ट आता है कि कुछ डीजनरेटिव डिजीज जो कि हमारी जीन से रिलेटेड होती हैं, जैसे पार्किंसन, एल्जाइमर, आप इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अगर आप अपने जीनोम की मैपिंग करवाते हो, उसमें सीक्वेंसिंग से आपको पता लग सकता है कि आप में अल्जाइमर और पार्किंसन होने के कितने चांसेस हैं। मतलब ये जीन से रिलेटेड हैं। जैसे एंजेलिना जॉली वाला एग्जांपल देखा था, बरका जीन वाला, तो उससे पता लग जाता है कि आने वाले समय में उसको कैंसर हो सकता है या उसको कोई बीमारी हो सकती है। तो अगर आपको वो भी पता लग जाए और बाद में आप उसको ट्रीट भी कर सकते हो, क्योंकि आप गलत जीन की जगह अच्छी जीन ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इसके अंदर आप ट्रीट कर सकते हो पार्किंसन, एल्जाइमर, जो कि ब्रेन के न्यूरॉन जो होते हैं, जो ब्रेन के सेल होते हैं, वो डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। डायबिटीज़ आपको पता ही होगा, शुगर एंड अदर सिंगल जीन डिफेक्ट, कुछ और डिफेक्ट जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होने वाला एक बीमारी है, जिसके अंदर आपके लंग्स वगैरह, किडनी, उनमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ख़राब हो जाते हैं वो। हीमोफीलिया के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, ब्लड की क्लॉटिंग होती है प्लेटलेट की वजह से। तो प्लेटलेट के अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो जो है अब्सेंट होता है इसके अंदर, उस पर्सन के अंदर, तो उसके ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। अगर एक बार खून बहने लगा तो वो खून बहता ही रहता है। तो इसकी कोई क्योर नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास दवाइयाँ हैं जिनसे हम इसको टेम्परेरी ट्रीट कर देते हैं। कि अगर उस किसी पर्सन को कट लगा तो उसको दवाई देंगे, जिससे उसका जो घाव होगा वो उसके अराउंड ठीक कोलेजन बन जाएंगे। लेकिन इसको क्योर नहीं किया जा सकता अभी। लेकिन अगर फ्यूचर के अंदर हमारी जीन थेरेपी काफ़ी सक्सेसफुल होती है तो हम हीमोफीलिया को भी ट्रीट कर सकते हैं। मस्कुलर डायस्ट्रॉफी भी एक जेनेटिक बीमारी है, जिसके अंदर मसल, जो स्केलेटल मसल होती हैं, हड्डियां वगैरह कमज़ोर होने लगती हैं। अब सिक्कल सेल एनीमिया का मतलब है आरबीसी जो है सिक्कल शेप के हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके आरबीसी की शेप चेंज होने का मतलब है हीमोग्लोबिन के अंदर प्रॉब्लम आना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, अगर ऑक्सीजन पूरे बॉडी के पार्ट में नहीं पहुंचेगी तो बॉडी डिसफंक्शनल हो जाएंगी। तो इनको ट्रीट किया जा सकता है हमारी जीन थेरेपी के द्वारा। नेक्स्ट आता है एथलीट जो है अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। अब एथलीट के अंदर अगर आप जैसे लास्ट पॉइंट देखो, चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस, आपकी जो अपीयरेंस है, आपका जो कलर है, आपकी आइज़ का कलर है, हेयर का कलर है, वो सब कुछ जीन निर्धारित कर रही हैं। तो आप उनको चेंज कर सकते हो। आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर सकता है, आपकी बॉडी का जो प्रोसेस होती है डाइजेशन, उन सबको इंक्रीज किया जा सकता है, बूस्ट अप किया जा सकता है। आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी उठाएगी, टेक करेगी वहाँ से। तो उस प्रोसेस के अंदर आप एथलीट की जो कैपेसिटी होती है दौड़ने की, उसकी माइटोकॉन्ड्रिया की कैपेसिटी, उन सबको इंक्रीज़ किया जा सकता है। और फिजिकल कैपेबिलिटी पर्सन की इंप्रूव की जा सकती है, उसकी इंटेलिजेंस, मेमोरी, सब कुछ इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो ये हमारे पास थी जीन थेरेपी। नेक्स्ट देखेंगे हम 3D प्रिंटिंग। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है 3D प्रिंटिंग, और न्यूज़ के अंदर भी है, इससे क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है मेंस के अंदर, तो क्वेश्चन भी आ सकता है इससे 3D प्रिंटिंग से। 3D प्रिंटिंग को ही बोलते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एक्चुअल में अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 3D प्रिंटिंग का यूज़ होता है हमारा। जब भी आप बात करोगे बायो इंक की, मतलब आप बॉडी के किसी पार्ट्स को, कोई ऑर्गन है आपका, उसको आप प्रिंट करोगे। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा प्रिंटिंग क्या होता है। प्रिंटिंग होता है किसी भी चीज़ की कोई सॉफ्ट कॉपी है या हार्ड कॉपी है, उसको हमने अगेन कॉपी करना है, या जो सॉफ्ट कॉपी है हमारे पास, मान लो कंप्यूटर के अंदर, उसको आप हार्ड कॉपी के अंदर निकालोगे। आप प्रिंट कैसे करते हो? ये हमारे पास कंप्यूटर है, ये हमारे पास कीबोर्ड है, और साथ में लगा है प्रिंटर। अब यहाँ पे आप जाओगे, मान लो कोई आपने नोट्स वगैरह प्रिंट करवाने अपने कोई, तो यहाँ से आप कमांड दोगे और प्रिंट आपका आ जाएगा पेज के अंदर। अब पेज आपका 2D है, ठीक है। डायमेंशन वगैरह शायद आपको पता हो, फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन। अगर फ्यूचर के अंदर देखेंगे इनको, ये थोड़ा और सेपरेट टॉपिक हो जाएगा। तो ये 2D डायमेंशन के अंदर है, ठीक है। तो इसकी 2 ही डायमेंशन है, इसकी 3 डायमेंशन नहीं है। जैसे फिजिकल चीज़ होती है कोई, अगर आपके पास फ़ोन है इस टाइम, तो फ़ोन आपका 3 डायमेंशन के अंदर है। अभी हम जहाँ पे रह रहे हैं एनवायरनमेंट में, वो भी 3 डायमेंशन के अंदर है, लेकिन पेज आपका सिर्फ 2 डायमेंशन है। अब जो 2 डायमेंशन है वो तो नॉर्मल प्रिंट है आपका, लेकिन 3 डायमेंशनल प्रिंट, मतलब अगर आपने फ़ोन का प्रिंट निकलवाना है अपने, तो क्या आप निकलवा सकते हो? सिर्फ वो कागज़ के ऊपर आएगा, आप फ़ोन का हूबहू प्रिंट 3 डायमेंशन में नहीं निकाल सकते।
तो अगर हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे कि हम 3D प्रिंट कर सकें तो कैसा रहेगा। तो ये टेक्नोलॉजी है 3D प्रिंटिंग, जिसको बोला जाता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। 3D प्रिंटिंग का मतलब होता है हमने 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की प्रिंटिंग करनी है। आगे एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। इसको डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज़ किया जा सकता है, जैसे मेडिकल के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, सोशियो कल्चर सेक्टर। हमारे पास 3 डायमेंशन बायो प्रिंटिंग अगर बायोलॉजी के अंदर, जब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ की जाती है। बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इसका यूज़ सिर्फ यही है, बायो इंक, कोई ऑर्गन वगैरह प्रिंट करना बॉडी का, जैसे आपने कान प्रिंट करना, ठीक है, किसी का हार्ट प्रिंट करना, लंग प्रिंट करना, स्किन प्रिंट करना, तो वो चीज़ें हैं सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। लेकिन अगर आपको 3D प्रिंटिंग के बारे में पता ना हो तो आप समझ नहीं सकते कि बायो इंक क्या होता है, आपने किस तरीके से प्रिंटिंग करनी है। ये हमारा टेक्नोलॉजी का भी पोर्शन हो सकता है, लेकिन इसको मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि हमने बायो इंक का कंसेप्ट समझना है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं 3D प्रिंटिंग क्या होती है, फिर अगर वो क्लियर होता है उसके बाद इसकी फंक्शन देखेंगे, फिर कुछ कंसर्न देख लेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास प्रिंटर है। मतलब 3D प्रिंटिंग कोई ऐसा नहीं है कि कोई फ्यूचर के अंदर आने वाली टेक्नोलॉजी है, इसको काफ़ी टाइम से, बहुत ज़्यादा टाइम से यूज़ किया जा रहा है। जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे इसको यूज़ किया जा रहा है। और ये देखिए, ये हमारे पास 23,000 का जो हमारे पास प्रिंटर है, ये है 3D प्रिंटर। आप इसको ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन भी अपने लिए छोटा मोटा सामान प्रिंट करने के लिए। तो ये जो जिस तरीके से आपको दिख रहा होगा इसकी शेप, तो ये करेगा 3D में प्रिंट। ये इसके अंदर जो मेन चीज़ लगी हुई है, इसके अंदर मटेरियल होगा जिससे आपने प्रिंट करना है। जैसे आपने प्लास्टर से प्रिंट करना है या आपने थर्मोप्लास्टिक से कुछ चीज़ बनानी है, तो जो आप मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। उसके बाद आप इसके अंदर, अब इसको पता भी होना चाहिए ना इसने प्रिंट क्या करना है। नॉर्मल प्रिंटर में आप क्या दिखाते हो प्रिंटर को, आप उसको बस स्क्रीन के ऊपर फोटो दिखा दी, वो प्रिंट कर देगा। लेकिन जो आपकी फ़ोटो होती है वो भी तो 2D के अंदर होती है वहाँ पे। तो इसको इमेज चाहिए उस चीज़ की स्कैन की हुई 3D के अंदर। तो जो नॉर्मल स्कैनर है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आप अपने फ़ोन को स्कैन कर सकते हो। आप पेज डालोगे उसके अंदर, स्कैनर के अंदर, अगर आपने देखा हो, फिर उसको बंद करोगे उसका ढक्कन, तो वो उसका शेप ही वैसा है कि वो 2D स्कैन करता है सिर्फ। लेकिन आपको स्कैनर चाहिए जो कि 3D चीज़ों को स्कैन कर ले। ठीक है, कोई बॉक्स है, कोई बिल्डिंग है, तो उसको स्कैन कर ले वो 3D फॉर्म में। फिर आप मेमोरी कार्ड यहाँ पे कनेक्ट करोगे या ये मशीन इंटरनेट से कनेक्ट होगी। उसके बाद ये जो प्रोसेस है ये काम करना शुरू करेगी और यहाँ पे वो जो चीज़ होगी उसको क्रिएट कर देगी। ये नेचुरल फॉर्म है उसकी। जैसे हमारे पास यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं, आप अगर ये नेट से कनेक्ट होगी या इसमें आप मेमोरी कार्ड डालोगे जिसके अंदर स्कैनिंग की फ़ाइल है 3D फाइल, 3D फाइल होनी चाहिए। इसकी फाइल्स अलग होंगी, ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन डाउनलोड करोगे कोई चीज़ और वो आप प्रिंट कर सकते हो इसको 3D के अंदर। तो इसकी फाइल अलग होगी, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन कोई चीज़, जैसे पर्टिकुलर इनकी इमेज आप ऑनलाइन देख के अगर प्रिंट करना चाहोगे तो इसको कैसे पता कि 3D में डायमेंशन वगैरह क्या क्या लगाना है मुझे, 3D के अंदर नहीं प्रिंट कर पाएगा ये। तो इसके लिए स्कैनर अलग होगा, 3D के अंदर इसकी फाइल्स अलग होती हैं। आप स्कैन कर सकते हो, ये बना सकते हो आप। ठीक है, ये हमारे पास घर बन रहे हैं, जापान के अंदर घर बनाया हुआ अभी, ये तो यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन दी हुई है। लेकिन अगर फ्यूचर के अंदर टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो हमारी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग क्रिएट होती हैं, उनके लिए ये जो इक्विपमेंट है जो कि क्रिएट करेगा 3D होम, जो कि एक दिन के अंदर पूरा होम आपका प्रिंट कर सकता है। ये जो है पूरी बिल्डिंग भी बना सकते हैं अगर आप इनकी मशीनरी को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, इनको सपोर्ट देते हैं, तो ये पूरी बिल्डिंग भी क्रिएट कर सकते हैं एक दिन के अंदर। मतलब ये काफ़ी रिवोल्यूशनाइज्ड कंसेप्ट है, ये पूरा रिवोल्यूशन लेके आ सकता है 3D प्रिंटिंग। अदर जैसे ये हमारे पास स्टैचूज़ हैं, ये भी 3D प्रिंटेड है। कोई पर्सन अगर खड़ा होगा कहीं पे, उसका हूबहू उसको स्कैन करके प्रिंट बना सकते हैं 3D प्रिंटिंग के जरिए। एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे मान लो मेरे पास मशीन है ये, और मेरे पास एप्पल का फ़ोन है, उसका बैक कवर है, मेरा बैक कवर ख़राब हो गया है। तो एक तो काम ये हो सकता है कि मैं एप्पल वालों के पास स्टोर के अंदर जाऊँ और बैक कवर ख़रीद लूँ। और दूसरा काम मैं क्या कर सकता हूँ, घर के अंदर एप्पल कॉल सेंटर, जो उनका सेंटर होगा, मेन केयर सेंटर, उनको कॉल करूँगा और उनको मॉडल नंबर वगैरह बताऊँगा अपना, और वो मुझे एक फ़ाइल सेंड करेंगे, ऑनलाइन स्कैन की हुई फ़ाइल सेंड करेंगे। और मैं, मेरे पास जो प्रिंटर है उसको कनेक्ट करके अपने लिए खुद ही प्रिंट कर लूँगा अपने फ़ोन का बैक कवर। ठीक है, तो मतलब मैं नॉर्मल जो चीज़ें हैं फिर उसके बाद मैं फ़ोन में लगा भी सकता हूँ उसको। तो इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं 3D प्रिंटिंग। इससे आप घर बैठे चीज़ों को प्रिंट कर सकते हो। जैसे फूड इंडस्ट्री के अंदर, जैसे मैंने बताया यहाँ पे मटेरियल होता है, तो फूड इंडस्ट्री के अंदर आप पिज़्ज़ा, बर्गर बना सकते हो इस मशीन से। आपको बस इसमें चीज़ें जो है वो 3D स्कैनर के द्वारा स्कैन की हुई चीज़ें बतानी है, और ये फूड इंडस्ट्री के अंदर भी काम आ सकता है आपका। नेक्स्ट देखेंगे आगे कौन कौन सी इंडस्ट्री के अंदर ये काम आ सकता है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा 3D प्रिंटिंग क्या होती है। अब एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं इसकी वो देखेंगे, जो कि हमारे लिए मेंस के अंदर काम करेंगी। तो एजुकेशन के अंदर क्या हो सकती है,
प्रैक्टिकल मॉडल बना सकते हैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट। मेडिकल एजुकेशन के अंदर बॉडी बनाई जा सकती है, बॉडी के ऑर्गन बनाए जा सकते हैं प्रैक्टिकल। आर्ट बनानी है आपने, एनिमेशन करनी है, फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं, तो ये सब कुछ काम किया जा सकता है 3D प्रिंटिंग के द्वारा। और इसके अलावा जो डिग्रीज होती हैं जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं वो भी चलाए जा सकते हैं 3D प्रिंटिंग के अंदर। सेकंड आता है हमारे पास रैपिड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब आपने कुछ मैन्युफैक्चर करना है, उसको फास्ट मैन्युफैक्चर करना है, तो आप इसको कर सकते हो 3D प्रिंटिंग से। जैसे मैंने आपको बताया कार इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है, इसको काफ़ी समय से यूज़ किया जा रहा है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से यूज़ किया जा रहा है। इसको पार्ट बनाए जा रहे हैं गाड़ियों के, और इंटीरियर के कुछ एलिमेंट भी इनके द्वारा जो गाड़ियों के इंटीरियर के अंदर यूज़ होते हैं वो भी प्रिंट किए जा रहे हैं 3D प्रिंटिंग। एविएशन सेक्टर को बोलते हैं विमानन सेक्टर। तो एविएशन इंडस्ट्री के अंदर 3D प्रिंटिंग का काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। जैसे बोइंग हमारे पास कंपनी है यूएस की जो कि प्लेन हेलीकॉप्टर वगैरह बनाती है, तो बोइंग हैव बीन एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल ऑफ प्रिंटेड पार्ट ऑफ एरोप्लेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये एक्सप्लोर कर रहे हैं और काफ़ी समय से यूज़ भी कर रहे हैं। बैक इन 2015 इट वॉज एस्टिमेटेड दैट बोइंग हैड मोर देन 20,000 3D प्रिंटेड पार्ट। तो 20,000 से ज़्यादा 3D प्रिंटेड पार्ट थे इनके एरोप्लेन के अंदर। मतलब ये टेक्नोलॉजी रिसेंट की नहीं है, इसको यूज़ किया जा रहा है अब रिसेंट में बड़े स्केल के ऊपर। नेक्स्ट आता है एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर। अब एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर मान लो हमने कल को कॉलोनी बना ली मून के अंदर या कोई और प्लेनेट, जैसे मार्स के अंदर भी अभी 3-4 दिन पहले जो न्यूज़ आई थी उसके अंदर वहाँ पे पानी खोजा गया कि वहाँ पे डीप में पानी था कभी प्रेजेंट। तो मतलब उसका ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि वहाँ पे पहले लगभग 1-2 करोड़ साल पहले हो सकता है कि कोई सभ्यता रही हो, कोई जीवन था। हम तो रिसेंट के अंदर आए हुए हैं, हमें तो थोड़ा सा टाइम हुआ अभी अर्थ के ऊपर आए हो, तो हो सकता है सबसे उससे पहले भी कोई जनरेशन हो। अगर हम भी फ्यूचर के अंदर हमें अर्थ तो छोड़नी पड़ेगी, एक टाइम आएगा तब तो छोड़नी पड़ेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पूरी ज़िंदगी अर्थ के ऊपर ही रह पाएँ। तो अगर अर्थ छोड़नी पड़ती है, हम मून के अंदर कॉलोनी बसाते हैं या मार्स के अंदर, तो वहाँ पे अगर बिल्डिंग वगैरह हमने बनानी है तो ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ से सीमेंट वगैरह ले जाके वहाँ पे चिपकाने लगेंगे। वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो एरोस्पेस के अंदर 3D प्रिंटिंग। आप वहाँ पे जाके प्रिंट करके घर बना सकते हो, अपने लिए कॉलोनी बना सकते हो मून के सरफेस के ऊपर, ठीक है। और स्पेस के अंदर भी जो टेक्नोलॉजी जो रॉकेट वगैरह होते हैं उसके अंदर भी यूज़ किए जाते हैं स्पेस इसके पार्ट। कंस्ट्रक्शन के अंदर जैसे मैंने बता दिया बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, उनको पूरा करने के लिए प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के अंदर फर्नीचर बना सकते हो, आप प्रिंट कर सकते हो, ज्वेलरी प्रिंट कर सकते हो, एसेसरीज प्रिंट कर सकते हो, कोई मोबाइल की एसेसरी, लैपटॉप की, अदर भी कोई एसेसरी, ठीक है, जो कि नॉन टेक्निकल है। अब ऐसा तो होगा नहीं आप टेक्निकल चीज़ कोई फ़ोन प्रिंट कर दोगे उसके अंदर सब कुछ ही उसमें प्रिंट करके आ जाएगा। आप बेसिक जो ढांचा होगा वो तो क्रिएट कर सकते हो। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी मतलब विकासवादी जीव विज्ञान के अंदर हम जो अगर फॉसिल है किसी कोई हमने फॉसिल वगैरह देखा जो डैमेज हो चुका है, ठीक है, जैसे हमने मान लो एक छिपकली का फॉसिल देखा, इस तरीके से रॉक में एम्बेडेड था उसकी कलाकृति। अब ये जो है डैमेज हो चुका है थोड़ा सा, लेकिन हम इसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसको कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है किस तरीके का दिखता होगा। फिर उसके बाद इसको 3D प्रिंटिंग करके हम नेचुरल वे में देख पाएंगे कि एक्चुअल में कैसा होता होगा वो। तो ये काम कर सकते हैं, इससे हमें इवोल्यूशन के अंदर हेल्प मिलेगी, कौन सी चीज़ पहले क्रिएट हुई थी, कौन सी बाद में क्रिएट हुई थी। नेक्स्ट आता है रेप्लिकेटिंग एंशियंट आर्टिफैक्ट्स, कलाकृतियों जो एंशियंट हमारी पुरातत्व कलाकृतियाँ होती हैं उनको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपकी कोई कल्चरल हेरिटेज है, जैसे अगर हम मास्टर कर लेते हैं इस टेक्नोलॉजी को और हमें लगता है कि हमें ताजमहल को प्रिंट करना चाहिए, तो हम ताजमहल को उसकी छोटी फॉर्म के अंदर प्रिंट कर सकते हैं या उसकी बड़ी फॉर्म के अंदर अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसको प्रिंट किया जा सकता है। किसी पुराने मंदिर को या कोई और हमारे पास आर्कियोलॉजिकल साइट है उनको रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है इसके द्वारा। 8th आता है एनवायरनमेंट। तो हम मैंने बताया आपको कि कोई प्रोडक्ट होता है जिससे कि आप प्रिंट करते हो किसी चीज़ को, अगर आपने कुछ बनाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको रॉ मटेरियल चाहिए जो कि प्रिंट करेगा, तो उस रॉ मटेरियल को उसकी जगह हम वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब वेस्ट को यूज़ करने के 2 फायदे होंगे, एक तो वेस्ट भी कम हो जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट भी क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फूड। तो फूड के अंदर जैसे मैंने आपको बताया आप पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह बना सकते हो, इसके अंदर आप इंटरनेट पे देख सकते हो, ये काफ़ी बनाए भी जाते हैं। जैसे रेस्टोरेंट के नाम है फूड इंक, मेलेसी, तो इन रेस्टोरेंट के अंदर सेल भी किया जाता है कस्टमर को 3D प्रिंटिंग से बनाई हुई फूड को। और मेडिकल के अंदर डिटेल आगे कर रहा हूँ मैं, जिसके अंदर मेडिकल के अंदर आप प्रिंट कर सकते हो ऑर्गन को, बॉडी के ऑर्गन को प्रिंट किया जा सकता है 3D के अंदर। तो अगर 3D के अंदर बॉडी के ऑर्गन प्रिंट करने तो ऑर्गन को ऑर्गन की तरह बिहेव भी करना चाहिए। ऑर्गन की तरह बिहेव कब करेगा, जब उसके अंदर सेल होंगे, ठीक है। अब सेल को
सेल को मान लो आपने लिक्विड बनाया हुआ है, सेल को आप ऐसे ऊपर से लिक्विड गिरा देते हो। अब सेल को जिंदा रहने के लिए जब तक वो ऑर्गन नहीं बनता तब तक कुछ चाहिए भी, न्यूट्रिशन चाहिए। तो इसके लिए कल्चरल इसके अंदर डाला जाता है, पॉलीमर डाले जाते हैं जो कि न्यूट्रिशन देते हैं सेल को। तो सेल और पॉलीमर से जो बनता है उसको बोलते हैं बायो इंक। तो जैसा मैंने पहले बताया आपको, अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाना है, मूर्ति बनानी है कोई, तो प्लास्टिक से बनाओगे तो आपको प्लास्टिक का मटेरियल थर्मोप्लास्टिक डालना पड़ेगा जो कि हीट करने पे पिघल जाता है, और जब वो ठंडा होगा तो उसका बन जाता है जो हमारी मूर्ति होगी या कोई और भी स्ट्रक्चर बनाना हो वो बन जाएगा। लेकिन बॉडी का अगर आपने कोई पार्ट बनाना है, जैसे आपने कान बनाना है, स्किन बनानी है, तो ये चीज़ें बनानी है, अगर ये स्किन की तरह बिहेव करे तो इसमें जिंदा सेल होने चाहिए। अगर सेल नहीं होंगे तो कैसे बिहेव कर पाएगी ये। तो सेल अगर उसमें होंगे तो उसके अंदर जो आप यूज़ करोगे मटेरियल उसको बोलते हैं बायो इंक। तो बायो इंक मटेरियल इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल, जिंदा सेल होते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर रखा होता है उनको, तो उसको बोलते हैं बायो इंक। और जो सेल होते हैं उनको न्यूट्रिशन भी चाहिए बेचारों को, उनको न्यूट्रिशन देने के लिए दो पॉलीमर यूज़ किए जाते हैं, एक नेचुरल जो कि यूज़ कर लिया जाता है इनके द्वारा, और दूसरा सैक्रिफिशियल। सैक्रिफिशियल का मतलब आर्टिफिशियल होता है ये, जब ये बन जाएगा प्रोडक्ट उसके बाद इसको रिमूव कर लिया जाता है। तो दो टाइप से न्यूट्रिशन दी जाती है उस जो भी हम ऑर्गन बनाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑर्गन है लेफ्ट के अंदर, जैसे आप प्रिंट करते, जैसे यहाँ पे मान लो आपने केक बनाना है तो उसके लिए आप जो क्रीम यहाँ पे डाल रहे हो इसको बनाने के लिए, तो क्रीम केक भी उसी चीज़ से बनेगा जो क्रीम होगी आपके पास में। तो ये हमारे पास जो कीप है ऊपर, इसके अंदर बायो इंक है। बायो इंक के अंदर मैंने बता दिया कि जिंदा सेल हैं इसके अंदर, लिविंग सेल, और उनको न्यूट्रिशन देने के लिए पॉलीमर है। इससे हमने सेल बना दिया, ठीक है। ऊपर मशीन से, मशीन इस तरीके से पूरा सेल बना देगी। अब थोड़ा टाइम जब इसको रखेंगे तो सेल जो हैं डिवाइड करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे से अटैच होना शुरू हो जाएंगे, और ये जिंदा पर्सन का ईयर बन जाएगा। इसी तरीके से और ऑर्गन को भी प्रिंट किया जा सकता है। अभी इतनी एडवांसमेंट नहीं है इसमें कि काफ़ी कम्प्लेक्स ऑर्गन को प्रिंट कर सकें, जैसे हार्ट हो गया हमारा, लंग्स वगैरह, क्योंकि वो काफ़ी कम्प्लेक्स होते हैं, उतना हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन फ्यूचर के अंदर हम इसको बहुत ही अच्छे से प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा 3D प्रिंटिंग के बारे में। अब थोड़े से इसके कंसर्न भी देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हरा भरा ही होता है, कुछ ना कुछ कंसर्न होते हैं हर टेक्नोलॉजी के। जो जितनी अच्छी होती है उसके कंसर्न भी कुछ उस लेवल के बड़े हो सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास कंसर्न है इस टेक्नोलॉजी का वो है कि इससे हम कुछ ऐसी चीज़ें भी प्रिंट कर सकते हैं जो कि जर्नली आपको अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जो आपको सरकार नहीं चाहती या सोसाइटी के अंदर होनी नहीं चाहिए चीज़ें, लेकिन आप उनको घर बैठे प्रिंट कर सकते हो। जैसे प्रिंटर कैन बी यूज टू प्रिंट हार्ड टू ट्रेस नॉन मेटालिक वेपन, ऐसे वेपन नॉन मेटालिक जिनको हार्ड ट्रेस करना हार्ड हो। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अमेरिका के अंदर राइफल होती है जिससे शूटिंग वगैरह अमेरिका के अंदर आपको पता होगा, AR-15 राइफल है जिसका यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए भी इसके जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इसके जो नॉर्मल मेन जो पार्ट होते हैं उनको आप प्रिंट किया जा सकता है। तो अगर आप पार्ट्स के अंदर प्रिंट कर रहे हो, 3D प्रिंटिंग करोगे, जो लोअर पार्ट होगा AR-15 का, तो उसके लिए आपको लॉ भी बनाना पड़ेगा कि प्रिंटिंग अवैध घोषित की जाए। लेकिन अगर आपने मशीन खरीद के रखी है और आप प्रिंट कर पाते हो घर के अंदर ही, तो कोई भी पर्सन जो है अपनी गन रखने लगेगा, कोई भी पर्सन जो है क्रिएट कर सकता है, अपने पार्ट्स बना सकता है, वहाँ पे दूसरे पार्ट खरीद के असेंबल कर सकता है उनको। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा ATM कार्ड स्कीमर होता है, जो कि जहाँ पे ATM लगाते हैं, जहाँ पे उसको स्कीम करते हैं ATM को, ATM मशीन पे जाके वहाँ पे लगता है वो एक्स्ट्रा स्लॉट, जिसके द्वारा उसकी इन्फॉर्मेशन को रीड किया जा सकता है, आपके जो आपका ATM कार्ड होगा। तो उस तरीके की डिवाइसेस को जो मिलने में मुश्किल है ऐसे, लेकिन आप प्रिंट कर पाओगे उनको, क्योंकि कोई ना कोई उनकी 3D जो है स्कैनर जो चीज़ें होती हैं, जैसे पायरेटेड चीज़ें अवेलेबल होती हैं नेट पे अभी भी, तो अगर किसी ने वहाँ पे डाल दी तो आप उससे बड़ी आसानी से प्रिंट कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ों को आप रेगुलेट कैसे करोगे? अगर आपको नेट के ऊपर 3D प्रिंटर बिक रहा है तो कोई भी पर्सन उसको लगा सकता है। तो ये एक पहला कंसर्न है। नेक्स्ट आता है साइबर अटैक। तो कुछ सिस्टम जो हमारे काम करेंगे 3D प्रिंटिंग के लिए, वो जो इंटरनेट होगा उससे भी कनेक्ट होंगे, क्योंकि जो लार्ज स्केल पे काम किया जाएगा उसके लिए तो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए आपको। फाइल वगैरह आपने लेनी है, नॉर्मल घर के अंदर तो आप मान सकते हो कि आप मेमोरी कार्ड वगैरह कनेक्ट करके काम कर सकते हो, लेकिन जो आपका डाटा मेमोरी कार्ड के अंदर आएगा वो भी तो इंटरनेट से आएगा। अगर साइबर अटैक किया जाता है और थोड़ा सा छेड़छाड़ किया जाता है, जैसे एविएशन के कोई पार्ट हैं उनके अंदर थोड़ी सी छेड़छाड़ की जाती है, तो आपकी जो हमारा एरोप्लेन होगा उसके अंदर खराबी आ सकती है। ये तो फिर भी आप मान लो कि अगर इनको डिटेक्ट कर लिया गया अर्ली तो ठीक है, पहले हो सकता है। अगर आपकी ऑर्गन है, कोई ऑर्गन प्रिंट कर रहे हो, कान प्रिंट कर रहे हो, हार्ट प्रिंट कर रहे हो, कोई और ऑर्गन प्रिंट कर रहे हो, उसके अंदर अगर किसी ने छेड़छाड़ की तो वो तो ह्यूमन के लिए जानलेवा हो सकता है, ठीक है। तो साइबर अटैक का खतरा है। नेक्स्ट है लीगल इशू। अब आप मान लो कि
कोई भी चीज़ को कोई भी पर्सन जो है बना सकता है। जैसे स्मॉल स्केल प्रोडक्ट जो हैं, जैसे जिनके स्टैंडर्ड होने चाहिए, जैसे हेलमेट की स्टैंडर्ड होता है कि इतने स्टैंडर्ड का मटेरियल होना चाहिए तभी वो बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाता है। तो अगर स्मॉल स्केल के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट कोई भी पर्सन आके प्रिंट कर देता है तो उसकी कितनी प्रॉब्लम आएगी हमें, उसके स्टैंडर्ड कौन सेट करेगा। अगर कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वगैरह पर्सन वगैरह प्रिंट करने लग गया, अपने हेलमेट बनाने लग गया, या कोई सेफ्टी इक्विपमेंट है जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होम अप्लायंस में यूज़ हो सकते हैं, उनको खुद ही प्रिंट करने लग गया, तो उनके स्टैंडर्ड कौन तय करेगा, ये भी हमारे पास इशू आता है। नेक्स्ट आता है हेल्थ इम्पैक्ट। तो हेल्थ इम्पैक्ट के अंदर हमारे पास आता है, आप जो मटेरियल यूज़ करोगे उसको आप हीट करोगे पहले, क्योंकि आपको लिक्विड फॉर्म के अंदर लेके आना है। मोस्टली थर्मोप्लास्टिक यूज़ किया जाएगा। थर्मोप्लास्टिक का मतलब ऐसी प्लास्टिक जो गलने के ऊपर अपनी शेप चेंज करेगी और ठंडा होने के ऊपर फिर वो अपनी शेप को फिर से धारण कर लेगी जिस शेप में उसको रखा होगा। तो इसको बनाने के लिए इसको गर्म किया जाता है। उस टाइम फ्यूम पार्टिकल मतलब स्मोक वगैरह रिलीज होती है, जो कि जिसमें नैनो पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जो कि ह्यूमन को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी बीमारियां क्रिएट कर सकते हैं ह्यूमन को। और दूसरी बात, जब इसको हीट किया जाता है तो कुछ प्रोडक्ट के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज भी निकलती हैं जो कि हमारी आइज़ को हार्म कर सकती है, स्किन को हार्म कर सकती हैं। नेक्स्ट आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब आप बताओ कि अगर मैं खुद ही प्रिंट कर सकता हूँ, कोई मैं फाइल ले लेता हूँ इंटरनेट से 3D प्रिंटिंग वाली और खुद ही प्रिंट करने लग जाता हूँ, तो अगर मैंने जैसे आपको बताया था कि एप्पल का जो बैक कवर है, अगर वो मुझे 3D स्कैनर इमेज भेजते हैं और मैं इसका मिस यूटिलाइज़ करता हूँ, किसी और पर्सन को भी भेजता हूँ, तो आप IPR क्लेम कैसे करोगे कि किसने वो बनाया हुआ है। ठीक है, आप बता नहीं सकते। किसी भी जो हमारा सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होगा, कोई भी पर्सन अपने प्रोडक्ट क्रिएट करके आप IPR कैसे निर्धारित करोगे। ठीक है, वो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, क्योंकि जो करंटली हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ये 6 होगा यहाँ पे, करंटली जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है। नॉर्मल जो हमारा आप किसी चीज़ को बनाओगे और 3D प्रिंटिंग से बनाओगे उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है 3D प्रिंटिंग वाले में। तो एनर्जी यूज़ होगी तो पीछे बैक में कोयला जलेगा, तो कोयला जलेगा तो पॉल्यूशन होगा। लेकिन कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं, ऑल्दो देयर आर कंसर्न that arises from the growth of 3D printing, they should not be reason to slow the development of technology. Overall, the benefits of the 3D printing overweight the consequences. As with all new technology, vigilance should be used to ensure 3D printing is used with good intent. तो ये बोल रहे हैं कि माना कि इसकी बुराइयां हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं, लेकिन इसका जो एडवांटेज है वो जो हमारा डिसएडवांटेज है उसको छुपा ले रहा है, उससे ज़्यादा है। तो इसकी वजह से विजिलेंस जो है, मतलब किसी चीज़ के ऊपर स्टैंडर्ड तय करना, लॉज बनाना, ये तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस हो सकती है, आप किसी भी चीज़ के डिसएडवांटेज बता के ये नहीं बोल सकते कि वो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो हमने देख लिया 3D प्रिंटिंग, माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एंड जीन थेरेपी, तो 3 हमने देखे।